अ, मैं पेपर इसलिए दिखा रहा हूँ, इसलिए करा रहा हूँ, पता है कैसा रहता है कि आपको एटलीस्ट ये तो समझ रहेगी ना ये ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, तो उसके लिए हम रेडी रहते हैं। तो ना क्या क्या एस्पेक्ट्स हैं, जैसे अब एटलीस्ट ये तो पता लगे कि मुहावरे आते हैं। ठीक है, तो हाँ जब भी आप देखो मुहावरे तैयार करने हैं, पहले हम ग्रामर से शुरू करेंगे। ठीक है, फिर ग्रामर देख लेते हैं सारी, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, गद्यांश पद्यांश में जाएंगे। फिर उसके बाद लास्ट में हम ट्रांसलेशंस देख लेंगे। ठीक है, थोड़ा बहुत शिफ्ट होता रहता है। थोड़ा थोड़ा मतलब कुछ ऐसा नहीं कि ग्रामर की क्यूमुलेटिव सी चीजें, बहुत सारी चीजें जो उसमें आती है ना, उसमें से कुछ कुछ पूछते रहते हैं हर साल। ठीक है, थोड़ा थोड़ा डिफर करता रहता है। तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे कि पहला क्या था कि मुहावरे हैं, है ना, मुहावरों का उचित वाक्य प्रयोग करना है। तो सबसे पहला क्या है, हाथ पैर मारना। हाथ पैर मारना क्या होता है, बहुत मेहनत करना, बहुत प्रयत्न करना, कोशिशें करना। ठीक है, तो अगर इसको हम संदर्भ समझने की कोशिश करें ना, किस किस कॉन्टेक्स्ट में इसको यूज किया जाता है, पहले तो सफलता, है ना, कि अगर आप किसी चीज के लिए बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हो, बहुत ज्यादा ट्राई कर रहे हो, तो उसमें होता है कि बंदा बहुत हाथ पैर मार रहा है। ठीक है ना। फिर हम देखते हैं कि संकट से बाहर आने के लिए, जब पानी में डूब गए तो हाथ पैर मार रहे हैं बाहर निकलने के लिए, है ना, तो उसके लिए भी अगर शारीरिक क्रिया से भी इसको जोड़ा जाता है कि अगर आप बचने की कोशिश कर रहे हो, खराब स्थिति से अच्छी स्थिति की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हो, तो हाथ पैर मारना। और अगर कोई ऐसा इंसान है जो कभी हार नहीं मारता, ठीक है ना, कि आपकी सिचुएशंस खराब है ना, बार बार एग्जाम दे रहे हो, सेलेक्ट नहीं हो रहे हो, फिर भी आप लगे हुए हो, ठीक है ना, तो ये भी वो दृढ़ता को भी ये दर्शाता है कि एक इंसान दृढ़ है, लगा हुआ है लगातार। तो अगर हम देखेंगे उदाहरण, तो इसमें उदाहरण पूछे गए थे, तो उसमें वही एक्सप्लेनेशन ऐसा देना होता है कि जिससे उदाहरण से समझ आ जाए। तो अगर आप नौकरी के संदर्भ में देखोगे, है ना, तो नौकरी पाने के लिए बहुत हाथ पैर मारे, है ना, तब जाकर उसे सफलता मिली। दिक्कतों के उसमें कह रहे गरीबी से बाहर निकलने के लिए वह दिन रात हाथ पैर मार रहा है, या लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, प्रतियोगी परीक्षा पास करने के लिए उसने बहुत हाथ पैर मारे। ठीक है, फिर दिल भर आना, है ना, भावुक जब हो जाते हैं, इमोशनल हो जाते हैं, तो है ना, तो दुख करुणा या बहुत ज्यादा भावुक हो जाने के कारण जब मन व्याकुल हो जाता है, उस स्थिति को हम बोलते हैं कि दिल भर आना। कैसे कॉन्टेक्स्ट में यूज करते हैं, एक तो उदासी, है ना, अगर आप बहुत दुखी हो, दुख के क्षण में कोई बंदा पीड़ा या दुख से भरा हुआ है ना, आपने कोई कहानी सुनी दुख भरी, तो आप, है ना, या किसी इंसान को ऐसा देख लिया, या बहुत ज्यादा खुशी या भावुकता के टाइम पर भी दिल भर आता है। ठीक है ना, आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो पेरेंट्स का दिल भर आएगा, खुश हो जाए, भावुक हो जाएंगे, आंखें नम हो जाएगी। या बहुत टाइम के बाद आप किसी से मिल रहे हो, किसी इंसान को बहुत ज्यादा सम्मान मिल जाए, ठीक है ना, तो उस टाइम पर वो जो खुशी के आंसू हम कहते हैं, तो वो भी दिल भराना में आता है। या फिर किसी के प्रति आप सहानुभूति दिखा रहे हो, ठीक है, आप संवेदनशील हो रहे हो, आपको दिखा कोई गरीब है, देखो यार खाना भी नहीं मिल रहा है इन लोगों को, दिल सा भर आता है कि यार देखो, है ना, रोटी भी नहीं, बच्चे हैं, है ना, आप पढ़ने जा, आपने पढ़ा लाइफ में इतना अचीव किया, और जब आप जाते हो देखते हो कि ना छोटे छोटे बच्चे हैं सड़कों पे काम कर रहे हैं, भीख मांग रहे हैं, तो एक दिल सा भर आता है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में इसको यूज किया जाता है। तो दुख के संदर्भ में अगर देखें, है ना, तो उसकी उस बूढ़ी माँ की गरीबी और लाचारी की कहानी सुनकर मेरा दिल भर आया। फिल्म के अंत में हीरो की मौत को देखकर मेरा दिल भर आया। खुशी में सालों बाद बिछड़े भाई को देखकर उसका दिल भर आया। मंच में सम्मान ग्रहण किया तो खुशी के मारे उसका दिल भर आया। कोई भी दिल भर आया के लिए हम यूज कर सकते हैं। मुट्ठी गर्म करना, नॉर्मली हमने ये रिश्वत लेने के लिए यूज करते हैं, थोड़ा अनौपचारिक है, व्यंग्यात्मक है ना, कि मुट्ठी गर्म करना। तो इसमें संदर्भ कैसा है, जैसे हमने कहा सरकारी या निजी काम को करवाना हो, जल्दी करवाने के लिए आप अगर रिश्वत दे रहे हो कि नियमों को तोड़ के इंसान आपके काम कर दे, तो उस समय यूज करते हैं। या अवैध या गलत काम करने के लिए, कि आप भ्रष्टाचार, है ना, कि आप किसी इंसान को, है ना, पालन ना करने के लिए, अपना काम करवाने के लिए आप पैसे दे रहे हो। या फिर है ना, बातचीत के टाइम पर एक व्यंग या कटाक्ष की तरह भी, है ना, कि मुट्ठी गर्म कर रहा है, तो इस तरह से भी यूज किया जाता है। इस समाज में मतलब ना कि जैसे पैसे के बिना कोई काम नहीं होता, कि पुलिस वाले थे, ओ कोई बात नहीं, मुट्ठी गर्म करते उनके काम हो जाएगा, इस तरह से। तो व्यंग्यात्मक भी इसको प्रयोग किया जाता है। तो सरकारी दफ्तर में अगर हम देखें कि उसने बाबू की मुट्ठी गर्म करके अपना लाइसेंस बनवा लिया, सरकारी दफ्तर में अपना काम निकलवाने के लिए बाबू की मुट्ठी गर्म करनी पड़ती है। या दैनिक जीवन में कि पुलिसकर्मी की मुट्ठी गर्म करके बिना हेलमेट भी अपनी बाइक चला दी, है ना, इस मुश्किल काम के लिए ठेकेदार ने अधिकारियों की मुट्ठी गर्म कर दी ताकि काम जल्दी हो जाए। तो मुट्ठी गर्म करना, है ना, मुहावरा जो हम यूज कर रहे हैं। फिर कदम उखड़ना, है ना, कदम उखड़ना क्या होता है, जैसे हार मानना या टिक ना पाना, या हिम्मत हार के, है ना, वो जैसे ऐसा नहीं होता कि घबरा जाना, और घबरा जाने के बाद तो शक्ति खो देता है काम करने की, तो सोचने की, तो घबराहट के कारण हिम्मत या आत्मविश्वास खो देना, तो ये सब कदम उखड़ने के
कॉन्टेक्स्ट में है, किस कॉन्टेक्स्ट में, संदर्भ क्या है इसका, जैसे सैनिक है, कोई युद्ध के लिए गया, युद्ध की स्थिति में है ना, सैनिक है, उसको है ना मजबूती से नहीं टिका पा रहा, अपने कदम पीछे हटना पड़ रहा है, हार रहे हैं, सिचुएशन ऐसी हो रही है, तो उस टाइम पर क्या है कि उस इंसान के कदम उखड़ने लगे। तो इसमें क्या है कि क्षमता खो दी उस इंसान ने, पराजित हो रहा है वो इंसान। तो एक शारीरिक क्रिया को भी दिखाता है, या फिर एक लाक्षणिक, हम कहें ना कि लाक्षणिक अर्थ भी देता है। जैसे कदम उठाने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि पैर पीछे हो गए ना, कभी कभी ऐसे दृढ़ता अगर कम हो रही है एक इंसान की, उस कॉन्टेक्स्ट में भी इसको यूज किया जाता है, दृढ़ता और साहस टूट जाए उसको भी ये हम कहते हैं कि कदम उखड़ रहे हैं। तो जैसे खेल में विरोधी टीम के लगातार गोल किए तो हमारी टीम के खिलाड़ियों के कदम उखड़ गए और वो मैच हार गए, है ना। राजनीतिक बहस में अगर हम बात करें, बहस के दौरान विपक्ष के मजबूत तर्कों को सुनकर सत्ता पक्ष के कदम उखड़ गए, है ना। मुश्किल परिस्थिति में कि पुलिस के सख्त रवैये को देखकर प्रदर्शनकारियों के कदम उखड़ गए और वे भाग खड़े हुए। ठीक है, तो कदम उखड़ना एक कॉन्टेक्स्ट में हम यूज करते हैं, मुश्किल परिस्थिति। फिर दूसरा अगर हम देखेंगे कान भरना, है ना। कान भरना क्या होता है, किसी के प्रति चुगली करना, ठीक है ना। तो नकारात्मक क्रिया है कि दूसरे के मन में किसी तीसरे के लिए एक गलतफहमी पैदा करनी है, ठीक है। तो ये हम बात कर सकते हैं। तो उदाहरण की अगर हम बात करें, पारिवारिक रिश्ते में सास ने अपनी बहू के खिलाफ बेटे के कान भरे, जिससे दोनों में झगड़ा हो गया। रोहन ने रमेश के कान भरे और अपने दोस्त से दूर कर दिया। कार्यस्थली की बात करें, ऑफिस में कुछ लोग होते हैं जो अपने सहकर्मियों के कान भरते हैं ताकि उनकी प्रमोशन ना हो। दैनिक जीवन में श्याम ने दोस्त के कान भरकर उसको पड़ोसी के खिलाफ भड़का दिया, ठीक है। तो हम बेसिकली हमने सिर्फ मीनिंग और इसमें आपको एग्जाम्पल देना होता है, ठीक है, एक उदाहरण देना है। फिर वाक्यांश के लिए उचित शब्द लिखना, कि जैसे एक वाक्य है उसके लिए हमने एक शब्द बताना है। तो आधिकारिक रूप से राज्य को मिलने वाला धन, तो आधिकारिक रूप से जो पैसा मिलता है तो नॉर्मली राजस्व शब्द हम इसके लिए यूज करते हैं, ठीक है। अनुदान भी यूज किया जाता है, जैसे हम बात करते हैं ना, एक रेवेन्यू है, एक ग्रांट है। राजस्व क्या है ना, जो पैसा जो सरकार, जैसे अगर विभिन्न तरीके से, जैसे एक होता है टैक्स, कर से आप ले रहे हो, या कोई फीस ले रहे हो, कोई शुल्क ले रहे हो, या फिर कोई जुर्माना है, तो ये क्या है, जो गवर्नमेंट के मेन सोर्सेज ऑफ इनकम है, जो मुख्य स्रोत है इनकम के, वो सब राजस्व के अंदर आते हैं। और अनुदान क्या होता है ना, सरकार किसी विशेष उद्देश्य के लिए, है ना, दूसरे को पैसा दे रही है। सरकार किसी काम के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को ग्रांट दे रही है, तो ग्रांट अगर हम बात करें तो अनुदान, तो अनुदान भी आधिकारिक रूप से राज्य को मिलने वाला धन ही है, ठीक है। बट एक वही जैसे हम देखेंगे ना, तो ये धन, लेकिन ये राज्य की आय, है ना, व्यापक अर्थ का हिस्सा नहीं होता है। ये कि गवर्नमेंट जब, है ना, चाहे तो उस समय पर वो दे सकती है। फिर तो ये हम कह सकते हैं राजस्व। फिर किसी बात को जानने की इच्छा, है ना, जानने की इच्छा क्या है? जिज्ञासा, है ना, भाववाचक संज्ञा है, जानने की तीव्र इच्छा को दर्शाता है। बच्चों में विज्ञान के प्रति बहुत तीव्र जिज्ञासा होती है। किसी टूटी फूटी वस्तु या भवन को फिर से बनाना, जब फिर से बनाने की बात हो रही है तो इसमें दो शब्द यूज किए जा सकते हैं, जीर्णोद्धार और पुनर्निर्माण। देखो दोनों में फर्क क्या है। जीर्णोद्धार क्या होता है कि बना हुआ था, टूटा फूटा था, है ना, अब उसको फिर से ठीक करना है, मरम्मत करनी, मतलब जीरो नहीं किया, खत्म नहीं किया, है ना, था, अब उसी को ठीक करना, उसको हम जीर्णोद्धार कहते हैं। तो इसमें क्या, पुरानी वस्तु है, मरम्मत करना, सुधार करना और मूल रूप में वापस लाना, पूरी तरह से नहीं तोड़ा है ना, जैसे मंदिर, किले, कोई पुरानी इमारत है। पुनर्निर्माण जो शब्द है, रिकंस्ट्रक्शन, इसमें क्या है कि कुछ ऐसी सिचुएशन होती है कि पूरी बिल्डिंग टूट जाएगी, या तो पूरी बिल्डिंग तोड़ दो, या कोई अर्थक्वेक आ गया, है ना, भूस्खलन हो गया, लैंडस्लाइड आ गया, तो उस समय पर पूरी, जैसे भूकंप है, आग, युद्ध, आपदा कोई हो, तो मूल संरचना पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है, अब आप उसको, टूटी फूटी वस्तु या भवन को फिर से बना रहे हैं, ठीक है। तो जीर्णोद्धार और पुनर्निर्माण, दो में से एक शब्द यूज कर सकते हैं। फिर एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु को दिया जाता है, तो इसको विनिमय कहते हैं। तो विनिमय प्रणाली हमारी बार्टर सिस्टम है, विनिमय हम कहेंगे। तो ये शब्द, ये वस्तु विनिमय प्रणाली, जैसे बार्टर सिस्टम इससे जुड़ा है। प्राचीन काल में लोग क्या करते थे, पैसा होता नहीं था, तो उस टाइम पर आदान प्रदान कैसे करते थे, विनिमय के। तो एक वस्तु से दूसरी वस्तु को दिया जाना। फिर चिरकाल तक बने रहना, तो चिरकाल के लिए चिरस्थाई शब्द यूज किया जा सकता है या स्थाई शब्द यूज किया जा सकता है। अगर हम देखें चिरस्थाई, चिरस्थाई कैसा है, जैसे हम कहते हैं एवर लास्टिंग, परपेचुअल, तो इसमें क्या, चिर, चिर क्या, बहुत लंबा समय, और स्थाई बना रहने वाला से मिलकर बना है। तो जनरली ये जो शब्द है ना चिरस्थाई, ये ना अमूर्त चीजों के लिए यूज किया जाता है, जैसे प्रेम, है ना, कि लॉन्ग टर्म है। शांति, तो प्रेम, शांति, इस तरह के जो सिद्धांत है, इनके लिए चिरस्थाई शब्द प्रयोग किया जाता है। और जब हम स्थाई की बात करते हैं, परमानेंस,
कि जो हमेशा है, लंबे समय तक कोई चीज बनी रहे, उसके लिए स्थायी शब्द यूज करते हैं। तो चिरकाल तक बना रहने वाला, चिरस्थायी या स्थायी। फिर यहां पर कुछ शब्द दिए गए थे, इनमें से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द जो थे इनको अलग करना था। तो हर बार कुछ ना कुछ डिफरेंट रहता। अब यहाँ पर क्या है, अब इसमें शब्द दिए गए हैं, आपसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ना स्पेलिंग आपको ठीक पता हो, तो शुद्ध वर्तनी। तो यहाँ पर क्या क्या शब्द दिए गए हैं, निरूपण, है ना, तो निरूपण हमारा ठीक है। इसका मतलब क्या होता है ना, विस्तार से वर्णन करना, किसी चीज का प्रतिपादन करना, किसी को समझाना, है ना। निशब्द, है ना, मौन रहना, बिना बोले रहना, है ना। स्त्रोत, है ना, देवता की स्तुति में रचा गया कोई काव्य, है ना, ये शिव स्त्रोत है। फिर नृशंस, कोई क्रूर और निर्दयी हो। आर्द्र, है ना, गीला या नम हो। पृथ्वीकरण, अलग करना, विभाजित करना, किसी वस्तु को दूसरे से अलग करना। भीरु, डरपोक। महात्म, है ना, ये महत्व, बड़ाई, महिमा या गरिमा। ये महा प्लस आत्मा प्लस और यौ प्रत्यय से बनता है, तो प्रत्यय के कारण इसको दीर्घ किया जाता है। जैसे हम कहेंगे ना, अंत में जो आधा वर्ण है इसीलिए इसमें आता है। महात्म की हम लोग बात कर रहे हैं, यह प्रत्यय की वजह से ये हो रहा है। ठीक है, महा प्लस आत्मा प्लस यह। फिर तद्रूप है ना, उसी के समान या अनुरूप होना। ठीक है, बाकी इसका ज्यादा प्रयोग ये तद्रूपता की तरह होता है नॉर्मली, बट हाँ, तद्रूप अपने आप में ठीक है। फिर बुभूषिक, है ना, ये भूखा, बुभुक्षा जो हम कहते हैं ना, तो बुभुक्षित, कोई भूखा है जो। फिर स्मृत, स्मादृत, है ना, जिसका आदर या सम्मान अच्छी तरह से किया गया हो, है ना, सम्मानित किया गया हो, उसको समादृत। फिर मूर्छित, मूर्छित बेहोश होता है। फिर इसमें बाकी अशुद्ध शब्द, इन्होंने 10 शब्द अलग करने को बोले थे, बाकी अशुद्ध शब्द है ना। तो इसमें से इनको, इसमें 10 शब्द करने हैं, बाकी अशुद्ध क्या क्या है इसमें ना। विह्वल, है ना, व्याकुल या बेचैन, इसमें वो यहाँ लगाया गया था, इस ह के अंदर होता है। फिर निकृष्ट, है ना, निकृष्ट, नीच, घटिया, तो क्र यहाँ पे लगाया गया। फिर ऐक्य में ना एक मात्रा लगती है, एकता या मेल। फिर प्रच्छन्न, है ना, इसमें आधा च लगता है, प्रच्छन्न, तो छिपा हुआ या गुप्त। फिर तदात्म, है ना, तो इसमें तादात्म्य होता है ना, तादात्म्य, यह लगे तदात्म्य। तदात्म्य क्या होता है ना, किसी से आत्मीयता, किसी से घनिष्ठ संबंध, यानी कि हमारा तादात्म्य है। फिर जवाब, इसने यहाँ है ना जवाब बनाया हुआ था, जवाब, जवाब है, जवाब, है ना। फिर वर्ण संकर, कोई अलग अलग जातियों से जैसे मिश्रित होते हैं ना, मिश्रित जाति से बने, कोई एक जाति से पेरेंट्स, दूसरी जाति से पेरेंट्स, तो मिश्रित वर्ण या जाति के लिए यूज करते हैं। बाकी उदंड, है ना, तो उसमें उदंड, इस तरह से अनुशासनहीनता, अभद्रता, तो उदंड है, ये संस्कृत से आया है, इसका अर्थ क्या होता है, जिसे दंड का बहना हो, तो इसीलिए उदत या उखड़ या अभिमानी व्यक्ति इसके लिए इस्तेमाल करते हैं। बाकी जो उदंड है, देखो यार, इनफॉर्मली ना आम बोलचाल में कई बार उदंड इस तरह से यूज किया जाता है, बट अगर प्रॉपर देखा जाए तो उदंड इस तरह से लिखा जाएगा, तो इसे गलत वर्तनी के हिसाब से जो संस्कृत ग्रामर में हम देखते तो इसे हम गलत मानेंगे। बाकी अवच्छिन्न, है ना, तो अभी आधा च लगेगा इसमें, चिन्ह जो अखंड है, अटूट है, निरंतर है। फिर पीयूष, है ना, ये बड़ी ई लगती है पीयूष में, ये दूध या स्वच्छ, है ना, कोई अच्छी चीज है, पवित्र, है ना। फिर ये क्या है, धनाढ्यता, तो इसमें ड के पैर में आधा ड इस तरह से कहते हैं, धनाढ्य इस तरह से लिखते हैं कि धनी होने की अवस्था, कोई इंसान अगर धन संपत्ति किसी के पास है तो वो धनाढ्यता शब्द यूज किया जाता है। फिर है सर्वार्थ परायण, स्वार्थ परायण, ठीक है, स्वार्थ परायण, तो उसमें पारायण लिखा था, ये परायण है, तो स्वास्थ्य के लिए जो समर्पित है। और पति व्रता, तो व्र लगेगा रीत में ना, र लगेगा। फिर पैतृक शब्द है ना, तो पैतृक में पै, त के पैर में रे, ये क्या होता है, पिता से मिला हो, जो हमारा वंशागत पैतृक गांव है। फिर झोपड़ी, डब औ नहीं है, सिंगल ओ है ना, झोपड़ी, तो कच्चा मकान जो होता है। फिर निशे, श, पेटगड़ा श, जो हम कहते हैं निषेचन, तो बीज रोपण, है ना, प्रजनन की प्रक्रिया को हम निषेचन कहते हैं। फिर आंदोलन, है ना, बिंदी सिंगल लगेगी, आंदोलन, तो उद्देश्य के लिए सामूहिक कोई प्रयास या अभियान कर रहे हैं। फिर वैयक्तिक, तो व्यक्तिक नहीं, वैयक्तिक है, तो निजी या अपना हो, तो उसको व्यक्तिक कहते हैं। तो ये शब्द थे जो यहाँ पर गलत लिखे हुए थे, तो कई बार वर्तनी सही करने के लिए भी आता है। फिर कोष्टक में दिए गए निर्देशानुसार वाक्यांतर कीजिए, तो जो जो मतलब वाक्यांतर कहे गए हैं, जो निर्देश दिए गए हैं, उसको करना था। तो पहला क्या है, पिताजी ने मुझसे पूछा कि तुम वहां क्यों गए थे,
वाक्य को सरल बनाना है। ठीक है, तो सरल वाक्य, सिंपल सेंटेंस क्या होता है? सिंगल सब्जेक्ट, सिंगल वर्ब, है ना। तो मतलब हम क्या बात कर रहे हैं कि एक कर्ता होगा और एक ही उसमें क्रिया होगी, कोई उसमें दूसरा सबऑर्डिनेट क्लॉज या उपवाक्य नहीं होता है। ठीक है, और ये सीधा पूरा विचार, पूर्ण विचार प्रेजेंट करता है। तो अब क्या है, पिताजी ने मुझसे पूछा कि तुम वहां क्यों गए थे, तो इसमें मुख्य वाक्य क्या है? पिताजी ने मुझसे पूछा, और उपवाक्य क्या है? तुम वहां क्यों गए थे। तो सरल वाक्य में परिवर्तन करा, तो पिताजी ने मुझसे वहां जाने का कारण पूछा। ठीक है, तो यहां पर क्या है, एक ही विचार व्यक्त हो रहा है। जिस सब्जेक्ट हम क्या कह रहे हैं, पिताजी है, तो वर्ब हमारा क्या, सिंगल वर्ब है ना, पूछा, और कर्म क्या है, वहां जाने का कारण। तो कोई सबऑर्डिनेट क्लॉज यहां पर नहीं हो रहा है। तो अगर हम देखेंगे ना, इसमें क्या, संज्ञा रूप वहां जाने का कारण में हमने उसको बदल दिया है, तो सब है ना, सबऑर्डिनेट क्लॉज नहीं रहेगा। हमने कैसे किया, अगर हम देखेंगे, कि प्लस उपवाक्य को हटाकर संज्ञा शब्द या संज्ञा प्रयोग में हमने बदल दिया। तुम वहां क्यों गए थे को वहां जाने का कारण, इससे वाक्य क्या हो रहा है, ज्यादा छोटा हो गया है, और क्रिया है ना वाला हो गया, क्रिया वाला हो गया, सिंगल क्रिया है। फिर अधिक बर्फबारी के कारण इस बार पर्यटक कम आए, तो इसको हमने क्या करना है, एक संयुक्त वाक्य में बदलना है। तो संयुक्त वाक्य क्या होता है, जिसमें दो या दो से अधिक स्वतंत्र वाक्य होते हैं, है ना। अब जैसे इसमें समानाधिकरण योजक, अब इसमें समानाधिकरण योजक जो है, इससे इनको जोड़ा जाए। जैसे देखेंगे, और, परंतु, या, इसलिए, अतः, इसके द्वारा जुड़े होते हैं। तो यहाँ क्या बात हो रही है, अधिक, इसमें अधिक बर्फबारी के कारण इस बार पर्यटक कम आए। तो ये कैसा है, ये एक सरल वाक्य है। इस सरल वाक्य को हमने संयुक्त वाक्य में बदलना है। ठीक है, दो या दो से अधिक स्वतंत्र वाक्य होने चाहिए, और उसको हम समानाधिकरण योजक से जोड़े। तो इसमें संयुक्त वाक्य में रूपांतरण कैसे करें, तो इसमें अधिक बर्फबारी के कारण, एक ये हो गया, है ना, और एक वाक्यांश है, और इसे पूरा उपवाक्य कैसे हो सकता है, अगर इसको, क्योंकि उपवाक्य बनाना पड़ेगा ना, दो चीजें हमने अलग करी, तो अधिक बर्फबारी के कारण को हमने इस बार अधिक बर्फबारी हुई। जब इसमें बदल रहे हैं, तो दूसरा उपवाक्य क्या हुआ, पर्यटक कम आए। तो अब इसमें क्या है, अब दो जो ये सेंटेंसेस है, इस बार अधिक बर्फबारी हुई और दूसरा सेंटेंस पर्यटक कम आए, इनको हमने एक समानाधिकरण योजक से जोड़ना है ना। जैसे और, इसलिए, या इसमें और यूज कर सकते, इस बार अधिक बर्फबारी हुई और पर्यटक कम आए, इस बार अधिक बर्फबारी हुई इसलिए पर्यटक कम आए, या फिर आप और कोई समानाधिकरण योजक यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें जो कन्वर्जन हम कह रहे हैं ना, समानाधिकरण योजक ने संयुक्त वाक्य बना दिया। नेक्स्ट क्या बात हो रही है, ऐसी फिल्में देखने में वक्त क्यों बर्बाद किया जाए, ये क्या है, क्वेश्चन मार्क है। तो इसको कैसे कन्वर्ट करना है, एक निश्चयवाचक सेंटेंस में बदलना है। ठीक है, निश्चयवाचक कौन से वाक्य होते हैं ना, वह वाक्य होते हैं ना जहां, है ना, या ना होने का सीधा और निश्चित बोध कराते हुए। कैसे वाक्य है, किसी बात के होने या ना होने का उसमें निश्चित बोध हो रहा है, सीधी क्लियर बात, इसमें इसमें कोई प्रश्न या संदेह या आदेश नहीं होता। ठीक है, एक क्लियर आप किसी को कोई फैक्ट बता रहे हो। ठीक है, यहां पर मूल वाक्य क्या प्रश्नवाचक है, कैसा है ना, इसमें सवाल कैसा है, क्यों बर्बाद किया जाए, ऐसी फिल्म देखने में वक्त क्यों बर्बाद किया जाए, इसके माध्यम से देखो कैसा विचार दे रहा है, नकारात्मक विचार व्यक्त कर रहा है। ठीक है, तो अब इसको हमने निश्चयवाचक में बदलना है, तो प्रश्न को पहले हटाना पड़ेगा, है ना, प्रश्न को हटाकर एक निश्चित कथन बनाना पड़ेगा। तो क्या है, क्यों, ये मतलब अगर क्यों बर्बाद किया जाए, तो क्यों को हटाकर नहीं करना चाहिए। हमने निश्चयवाचक, है ना, डायरेक्ट बात बोल दी ना, और जो नेगेटिव है उसको हटा दिया। तो यहाँ पर है नहीं करना चाहिए का प्रयोग, है ना। इसमें क्या है, ये इससे वाक्य सीधा, निश्चित और नकारात्मक भाव वाला बन जाएगा। ऐसी फिल्म में देखने में वक्त बर्बाद नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है ना, तो इसमें क्या हो रहा है देखो ना, ये पूरा उसका जो कॉन्टेक्स्ट है वो दिखा रहा है। जैसे मूल वाक्य का आशय क्या है, मत देखो या निषेध, ये निषेध को, तो क्या ये निषेध को दर्शा रहा है, ऐसी फिल्म देखने में वक्त क्यों बर्बाद किया जाए, इसको निश्चयवाचक बना दिया, ऐसी फिल्म देखने में वक्त बर्बाद नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है, निश्चयवाचक। नेक्स्ट है, तुम्हारी पुस्तक में मेरे पास नहीं है, इसको कैसे बदलना है, प्रश्नवाचक में बदलना है। तो क्या प्रश्न चिन्ह लगाना है। तो प्रश्नवाचक क्या होता है ना, जिसमें कोई सवाल पूछा जाता है। मूल वाक्य कैसा है, देखो ये एक नकारात्मक कथन है,
तुम्हारी पुस्तक मेरे पास नहीं है। तो नहीं है को प्रश्नवाचक में बदलना है, इसके लिए क्या है, क्या शब्द का प्रयोग करना होगा। ठीक है, नकारात्मकता को हटाना होगा ताकि ये एक प्रश्न बन सके। तो नहीं को हटाने से ये वाक्य कैसा बन रहा है, एक प्रश्न का रूप ले रहा है, जिसका जवाब हाँ या नहीं में दिया जा सकता है। अगर हाँ या नहीं में दिया जाएगा तो ये एक डायरेक्ट है ना प्रश्नवाचक सेंटेंस बन जाएगा। तो अगर हम प्रश्नवाचक रूप देखते हैं तो इसमें देखो, क्या तुम्हारी पुस्तक मेरे पास है, तो क्या हमने यूज किया है ना, तुम्हारी पुस्तक मेरे पास है, पॉजिटिव आ गया, डायरेक्ट है ना। या फिर भाव के अनुसार, क्या तुम्हारी पुस्तक मेरे पास नहीं है ना, क्या तुम्हारी पुस्तक मेरे पास नहीं है, क्वेश्चन बन गया दोनों में। देखो अब दोनों में अगर आप कॉन्टेक्स्ट देखें तो क्या है, तो पहला रूप कैसा है, जैसे क्या है में है ना, तो इसमें सिर्फ क्वेश्चन ना पूछने वाला डायरेक्ट क्वेश्चन है, क्या है ना, सिर्फ पूछने वाला प्रश्न है। अब यहां अगर आप देखो, ये एक सामान्य जिस जिज्ञासा की तरह है, जो पूछने वाला है वो सिंपली जानना चाहता है कि दूसरे के पास पुस्तक है या नहीं है। ये एक सीधा सवाल है ना, और इसमें कोई भी ऐसे पुष्टि की उम्मीद नहीं है, सीधा सवाल है, किताब है या नहीं, क्या मेरी पुस्तक तुम्हारे पास है, आप जवाब क्या दोगे, हाँ या नहीं। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन, इसमें पुष्टि वाली बात नहीं है, मतलब आपके दिमाग में पहले से कुछ नहीं है। दूसरा प्रश्न क्या, देखो क्या तुम्हारी पुस्तक ना, क्या तुम्हारी पुस्तक मेरे पास नहीं है, जब ऐसे पूछते हैं तो जब ये वाला क्वेश्चन हो, इसमें पुष्टि का एक ना पॉइंट रहेगा। अब जैसे दूसरे में क्या देखते हैं, पुष्टि चाहने वाला प्रश्न है, यहाँ बोलने वाला क्या मान के चल रहा है कि पुस्तक उसके पास नहीं है। ठीक है, तो अगर इसमें देखेंगे तो अब इसमें अब पुष्टि वो चाह क्या रहा है, पुष्टि क्या है, कंफर्मेशन चाहता है। तो आश्रय क्या है, उलाहना के भाव से भी कई बार इसको यूज किया जा सकता है। क्या तुम्हारी पुस्तक मेरे पास नहीं है, जो हम प्रश्न बोल रहे हैं, तो यहां पर कैसा है, वो एक कंफर्मेशन डिमांड कर रहा है जब वो प्रश्न पूछ रहा है। फिर तुमने संगीत किससे सीखा था, है ना, इसको किस में कन्वर्ट करना है, कर्म वाच्य। हम कर्ता वाच्य की बात करते हैं, कर्म वाच्य की बात करते हैं, तो इसमें क्या चेंजेस कैसे ला रहे हैं, जैसे मूल वाच्य कैसा है, मूल वाच्य कर्ता वाच्य। तो इसमें क्या बोल रहे हैं, तुमने संगीत किससे सीखा था, तो इसमें क्या हो रहा है, कर्ता कौन है, तुम, तो कर्ता प्रधान है, कर्ता इंपॉर्टेंट है ना, कर्ता तुम है, क्रिया क्या है, सीखा था, और कर्म क्या है, संगीत। अब संगीत को इंपॉर्टेंट बनाना है, कर्म वाच्य है ना, कर्म वाच्य में इसको कन्वर्ट कर, कर्म वाच्य क्या होता है, जिसमें जो प्रधान विषय होता है वो कर्म होता है। कर्तृवाच्य में हमारा जो प्रधान विषय है वो कर्ता होता है। तो यहाँ जब हम कर्म की बात कर रहे होते हैं तो इसमें कर्ता के बाद के द्वारा या से का प्रयोग किया जाता है। तो मूल वाक्य है ना कर्तृवाच्य, जहां कर्ता तुमने प्रमुख है, कर्म वाच्य में भरने के लिए हमने क्या करना है, कर्ता तुमने को गौण करना होगा, और इसके स्थान पर कर्म जो संगीत है, संगीत को मुख्यता हमें देनी होगी। तो यहां तुमने को क्या होगा, तुम्हारे द्वारा में बदलकर, और क्रिया जो सीखा था को सीखा गया था में हम बदलेंगे तो क्या होगा, कर्म प्रधान हो जाएगा। जैसे संगीत तुम्हारे द्वारा किससे सीखा गया था, तो संगीत यहां पर है ना प्रधान हो गया, संगीत किसके द्वारा, तुम्हारे द्वारा किससे सीखा गया है। इसको दूसरी तरह से कैसे लिख सकते हैं, जो ज्यादा क्लियर रहेगा, तुम्हारे द्वारा संगीत किससे सीखा गया था, ये ज्यादा स्वाभाविक, ज्यादा प्रचलित रहेगा। बाकी पहला वाक्य भी अगर हम कहें ना संगीत तुम्हारे द्वारा किससे सीखा गया था, ये भी गलत नहीं है। यहाँ दोनों में कर्म क्या है ना संगीत, तो यहाँ पर कर्म वो प्रधान हो गया है, ठीक है, कर्ता जो तुम है ना, इसको से या के द्वारा के रूप में बदल दिया गया है, किससे सीखा गया है। ठीक है, तो एक इसमें हम क्या कहें, कर्तृवाच्य को कर्मवाच्य ये है ना बदलने के लिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो उपसर्गों का प्रश्न था कि उपयुक्त उपसर्गों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित शब्दों को विशेषण में बदलना। तो पहली बात है उपसर्ग क्या है ना, उपसर्ग एक अव्यय शब्द होता है, मूल शब्द है ना, या संज्ञा के आगे हम इसको लगाएंगे तो इसमें ना मूल शब्द संज्ञा क्रिया या विशेषण होगा, उसके पहले हम लगाते हैं, और इससे होता क्या है, जो उसका मतलब है, उसका जो अर्थ है उसमें परिवर्तन हो जाता है, तो विस्तार करता है उसके अर्थ को। जैसे उदाहरण के लिए धर्म है, धर्म में हम अ लगा देंगे तो अधर्म, तो धर्म का अभाव बन जाए। गुण में सु लगा दिया तो सुगुण, मतलब अच्छे गुण। मार्ग में नी लगा दिया तो निर्मार्ग, बिना मार्ग का। अब ये विशेषण कैसे बनता है, क्योंकि यहाँ क्या बोल रहे हैं, उपसर्ग लगा के विशेषण शब्द बनाए। तो जब किसी संज्ञा के पहले उपसर्ग लगाते हैं तो उससे जो नए शब्द बनते हैं है ना, तो संज्ञा को वो विशेषण में बनाने में हेल्प करते हैं। कैसे, अगर देखो ये नाम, नाम क्या है, नाउन, नाम संज्ञा है तो उसमें सु कर दिया, तो सुनाम क्या है, अच्छा नाम, तो क्या हो गया, सुनाम है ना, सुनाम वह सुनाम बालक है, तो विशेषण की तरह प्रयोग हो रहा है ना। रोग है
रोग में अ लगा दिया तो अरोग, तो बिना रोग वाला, मतलब कोई जो स्वस्थ है। तो इसमें अरोगी शरीर, अरोग शरीर तो विशेषण की तरह प्रयोग किया जा रहा है। इस तरह से कन्वर्जन करना था। तो पहला शब्द इसमें विकार है ना। तो विकार में अगर हम नी, है ना, तो मूल शब्द हमारा विकार है। विकार का मतलब क्या होता है ना, अर्थ। इसमें दोष, खराबी या बिगड़ा हुआ, है ना, कोई स्वभाव में कोई विकार नहीं है। तो अब जब उपसर्ग लगा रहे हैं तो दो तरह से बन सकते हैं, नी प्लस विकार, ये निर्विकार हो गया। तो नी उपसर्ग का अर्थ है ना कि रहित या बिना होता है। तो निर्विकार क्या हो गया, दोष से रहित या निष्कलंक। गुरु का निर्विकार प्रेम अद्भुत है ना। तो यहाँ निर्विकार विशेषता दिखाता है गुरु की, है ना, कि उनका प्रेम कैसा है, निर्विकार है। अविकार है ना, तो अ प्लस विकार, तो अ उपसर्ग क्या होता है, अ क्या है, नकार या अभाव, तो जिसमें कोई विकार ना हो, अपरिवर्तित। तो संत का अविकार स्वभाव सबको आकर्षित करता है। तो स्वभाव की विशेषता बता रहा है, कैसा स्वभाव है, अविकारी स्वभाव है। फिर रोग है, रोग मूल शब्द बीमारी या व्याधि है। प्रयोग क्या है, रोग शरीर को दुर्बल कर देता है। तो उपसर्ग है नी प्लस रोग। अगर हम देखें तो नी उपसर्ग के इसके साथ अगर आप लगा रहे तो नी क्या होता है, रहित या बिना, तो निरोग, तो बिना रोग का स्वस्थ। तो विशेषण में अगर हम देखें, निरोगी शरीर ही जीवन की सबसे अच्छी पूंजी है। तो निरोग है ना, संज्ञा जैसे शरीर, जीवन या व्यक्ति की विशेषता को बताता है। ठीक है, तो विशेषण हो गया ये। फिर अगला शब्द है तल, मतलब एक बनाना था। अब यहाँ पर दो बन रहे थे तो मैंने दो दो करके दिखा दिए हैं, अदरवाइज सिंगल भी बना सकते हैं। तल है, तो तल का अर्थ क्या होता है, सतह है, भूमि, फर्श, निचला भाग। तो झील का तल बहुत गहरा है, तो अब तल में वी लगाएंगे तो क्या बन रहा है, वितल। तो वी क्या होता है, विपरीत या अन्य भाव को बताता है। तो वितल क्या हो गया, नीचे का स्तर, मतलब आधारहीन है। तो इसमें विशेषण प्रयोग में वह वितल स्तर का तर्क था। तो वितल मतलब बहुत ही न निचले स्तर। फिर हम यहां बात करेंगे अतल। तो उपसर्ग का अर्थ क्या होता है, नकार, बहुत गहरा। जब हम बात करते हैं तो अतल क्या है, असीम गहराई वाला, जिसकी कोई तली ना हो। तो विशेषण में अगर समुद्र की अतल गहराई अद्भुत है, तो अतल यहाँ पर विशेषण है जो गहराई दिखा रहा है। तो वितल और अतल जो है ये संज्ञा, जैसे तर्क, गहराई या स्थान, है ना, इन सब की विशेषता बताता है कि बहुत ही गहरा तर्क है। ठीक है ना, तो इस तरह से प्रेजेंट कर सकता है, या गहराई दिखा रहा है या स्थान को दिखा रहा है। फिर डॉल है ना, डॉल आकार होता है ना, चाल ढाल, शरीर का जो ढांचा है उसको हम बोलते हैं कि डील डॉल। उसका डील डॉल कैसा है, तो उदाहरण के लिए उसका डॉल आकर्षक है। तो उसमें बे अगर हम जोड़ दे तो क्या हो गया, बेडॉल। तो बे क्या होता है, बिना खराब या है ना अनुपयुक्त। तो बेडॉल क्या हो गया, जिसका डॉल ठीक ना हो, है ना, अनगढ़ या सुंदर कोई है, तो विशेष, जैसे बेडॉल मूर्तियां सुंदर नहीं लगती। तो इसमें शरीर, कपड़े, मूर्तियां, इन सब क्यों विशेषता को ये दिखाता है, तो ना विशेषण बन रहा है। फिर कूल है ना, कूल में अगर हम बात करें तो कूल हमारा किनारा होता है, तट, कूल है ना, और तो नदी का कूल बहुत ऊंचा है। उपसर्ग अगर हम इसमें प्रति लगा दें, प्रति क्या है, विपरीत, विरोधी, है ना, तो प्रतिकूल, तो क्या हो गया, विरोधी, विपरीत, प्रतिरोध करने वाला। जैसे प्रतिकूल परिस्थिति में भी उसने हार नहीं मानी। अकूल, हम क्या अभाव या विचलित करने में जोड़ते हैं, तो इसमें अकूल क्या होता है, व्याकुल या असहज। तो अकूल मन पढ़ाई में ध्यान नहीं लगा पाता। बाकी बेकूल नॉर्मली कम प्रयोग होता है। बे का मतलब क्या होता है, बिना या असंगत। तो बेकूल क्या है, जिसमें कूल या संयम ना हो, जो असंतुलित हो। विशेषण अगर उसमें, उसका बेकुल आचरण सबको खटक गया। तो यहां पर अगर हम बात करें तो इसमें जैसे परिस्थिति है, मन का है, मन है या आचरण है, इसकी विशेषता को ये शब्द बताते हैं। फिर अंत है ना, अंत के लिए आप अनंत, है ना, अंत क्या होता है, समाप्ति, सीमा, है ना, अंतिम अवस्था। तो उदाहरण, हर चीज का एक अंत होता है। अब यहां पर अगर हम अ लगा देंगे तो अ नकार या अभाव दिखाता है। तो अनंत, जिसका कोई अंत ना हो, कोई असीम, है ना, अपरिमित। तो इसमें आकाश की अनंत गहराई अद्भुत है। तो जो अनंत है ये जैसे गहराई, आकाश, शक्ति, समय, इन सब की सीमाओं को समझाता है, इनकी विशेषता को दिखाता है। फिर चूक, चूक शब्द में है ना, अचूक। तो चूक क्या है, त्रुटि, गलती, कोई भूल हो गई हो, है ना। तो अचूक अगर हम देखेंगे तो एक शब्द अ लगा दिया तो अ नकार बिना, तो अचूक में गया जिसमें कोई चूक ना हो, जो हमेशा सही हो। तो रामबाण अचूक दवा मानी जाती है। फिर नी भी लगा सकते हैं, नी प्लस चूक, कम प्रचलित है थोड़ा, नी उपसर्ग जो हम गए, रहित या बिना, तो निर्चूक। तो क्या होता है निर्चूक,
बिना गलती वाला, जिससे गलती ना हो, उसका निर्चूक निर्णय सबको मान्य हुआ। तो यहाँ पर दवा, निर्णय, उपाय, इन सब की विशेषता को बताया जा रहा है। ठीक है ना। फिर मोल, मोल शब्द है तो इसमें अमोल या बेमोल हम बना सकते हैं। तो अब मोल क्या होता है? कोई मूल्य या कीमती चीज, है ना। हीरे का मोल बहुत अधिक होता है। तो बेमोल, है ना, बिना या अभाव। तो बेमोल कौन है? जिसका कोई मूल्य नहीं, ना उसकी मेहनत बेमोल चली गई। या फिर अन लगा सकते हैं, अनमोल। अन क्या होता है? बहुत अधिक या अभाव, है ना। तो अनमोल, जिसका मोल ना लगाया जा सके, बहुमूल्य। माता पिता का आशीर्वाद अनमोल होता है ना। या अ लगा दे, अमोल। अ क्या है? नकार या अभाव। तो अमोल, अनमोल का ही एक रूप है ना, मूल्य से परे। अगर यहाँ पे सच्चा प्रेम अमोल होता है। तो यहाँ पर बेमोल, अनमोल, अमोल जो है, ये संज्ञा, जैसे मेहनत या आशीर्वाद या प्रेम या रत्न, इन सब की विशेषताओं को दिखाता है, इसलिए ये एक विशेषण बन रहा है। उसी तरीके से भावना, अगर हम भावना की बात करें तो भावना में दुर्भावना, अभावना, अभावनात्मक, है ना। तो मूल शब्द क्या है? भावना। ना अर्थ क्या होता है इसके? विचार, मनोभाव या मन, है ना, अनुभूति। तो यहाँ पर उदाहरण अगर सच्ची भावना से किया गया कार्य फलदायी होता है। तो अगर हम इसमें उपसर्ग लगाए बिना विशेषण अगर हम देखें तो ये दुर्भावना, है ना। तो दुर्भावना क्या होगा? ये दुर् हम जो कहते हैं बुरा, है ना, विपरीत। तो दुर्भावना बुरी भावना या द्वेष भावना। जो उसने दुर्भावना, दुर्भावनापूर्ण शब्दों से न सभी आहत हुए। या अभावना की हम बात करें, है ना, अभावना में उपसर्ग लगा रहे हैं, अभाव या नकार। तो अभावना क्या है? जिसमें कोई भावना ना हो। उदाहरण के लिए उसकी अभावना भरी प्रतिक्रिया थोड़ी कठोर लगी, है ना। अभावना, और इसमें अगर प्लस आत्मक अगर हम लगा तो अभावनात्मक हो सकता है। उपसर्ग का अर्थ, है ना, क्या है? अभाव या नकार। और आत्मक अगर इसमें प्रत्यय लगा दे, क्योंकि यूज काफी होता है भावनात्मक, ठीक है। तो इसमें संबंधित या गुणयुक्त जो आत्मक होता है। तो इसमें अभावनात्मक मतलब भावनाओं से रहित, भावना शून्य शब्द, ठीक है। तो उदाहरण, उसका भावनात्मक दृष्टिकोण मानवीय संवेदनाओं के विरुद्ध था। तो दुर्भावना, भावना, भावनात्मक, इस संज्ञा जैसे किसी का व्यवहार, किसी के शब्द या किसी का दृष्टिकोण, इनकी विशेषताओं को दिखाता है, इसलिए ये विशेषण है। खुला, है ना। तो ये शब्द विशेषण खुद से ही, बाकी इसमें अकुला या बेखुला आप कर सकते हैं। मूल शब्द कि मुक्त, बाहर आया हुआ, अगड़ा, है ना। खुला आकाश बहुत सुंदर लगता है। तो इसमें अ प्लस खुला लगाएंगे तो अंखुला, ठीक है। तो अ उपसर्ग के साथ ये मतलब ये नाकार है। तो अंखुला क्या है? जो खुला ना हो, जो बंद हो। अंखुला पत्र भी, है ना, अभी तक रैसा बना हुआ है। या बेखुला, अब बे जब हम यूज करें तो यहाँ पे बेकुला या बेकुलासा भी यूज में, जब हम प्रचलन में यूज करते हैं, बेकुला सा यूज करते हैं। तो बे है बिना या असंयत। तो इसमें बेकुला, असंयत या व्याकुल कोई। तो वह बेकुले मन से इधर उधर भागता रहा। या नी प्लस खुला अगर करेंगे तो फिर निकुला, प्रयोग कम होता है नी उपसर्ग। तो क्या है? पूर्ण या बाहर। तो निकुला क्या है? पूरी तरह बाहर निकला हुआ। तो इसमें निकुला राज सबके सामने आ गया। तो इस तरह से हम इसको यूज कर सकते हैं। तो इसमें अकुला, बेकुला, निकुला, इसमें पत्र या मन या राज, इस तरह की चीजों की विशेषता बताता है, इसलिए ये विशेषण है। फिर प्रश्न आया था, निम्नलिखित शब्दों को ध्यान पूर्वक पढ़िए, है ना। खिन, अब इन सब शब्दों में क्या था कि जो नीचे 5 शब्द दिए गए थे, इनके दो दो समानार्थक शब्द लिखने थे। जैसे डरपोक दिया हुआ है, अगर आप लिस्ट देखो तो एक डरपोक शब्द है नीचे, तो इसका कौन सा सिमिलर होगा? एक कायर है। कायर भी डरपोक या साहसीन के लिए यूज किया जाता है। दूसरा बुजदिल, जो भयभीत स्वभाव का होता है, साहसीन होता है। नष्ट, नष्ट के लिए एक ध्वस्त शब्द हम यूज कर सकते हैं, पूरी तरह नष्ट हुआ, गिरा हुआ। या भग्न, टूटा फूटा या खंडित। फिर झगड़ा, झगड़े के लिए तकरार, मतलब विवाद या बहस। दूसरा गदर, नौपद्रव के लिए, हंगामे के लिए यूज किया था। और खटपट, आपसी जो झगड़े होते हैं, जो छोटे मोटे विवाद होते हैं, उनको हम खटपट में यूज करते हैं। सब झगड़े में आते हैं। फिर आकुल, आकुल क्या है? इसमें बेकल, जो बेचैन या अधीर हो। या फिर उद्विग्न, है ना, कोई व्याकुल है, कोई परेशान है, उसके लिए यूज किया जाता है। फिर उदास, है ना, उदास के लिए खिन्न, है ना, कोई दुखी है या अप्रसन्न है तो वो खिन्न। या अवसन, उदास, थका मांदा, निराश, अवसन।
शब्दों में अब यहाँ पर जो शब्द इसमें प्रयोग नहीं किए गए हैं वो कौन कौन से शब्द हैं उनको भी देख लेते हैं। यहाँ पर एक निस्तब्ध शब्द था, इसका क्या मतलब होता है? शांत ना, बिल्कुल मौन। क्षति है ना, जो हानि नुकसान। विद्रोह, कोई बगावत कर रहा है, शासन के विरुद्ध आंदोलन कर रहा है। विस्मित, कोई अचंभित है, हैरान है। उद्यत, तैयार या सन्निध है ना, सन्निध ये सुसज्जित, पूरी तैयारी के साथ। अकिंचन, कोई निर्धन है, कोई गरीब है। या स्तब्ध है ना, मौन ना, कोई चकित होकर ना जड़ हो जाए, उसको स्तब्ध कहते हैं, एकदम भी ना स्तब्ध हो गया, जड़ हो, हिल नहीं रहा। और वंचक, वंचक कौन होता है? धोखेबाज। तो ये सारे डायमेंशन हमारे इसमें ग्रामर के थे, है ना। यहां पर क्या है, हमें एक कविता दी गई है, तो पहले तो ये आइडेंटिफाई करो कि मेरे को कौन से शब्द आते हैं। मखमल कर सकते हैं, मखमल शब्द भाई पता है ना, मुलायम है तो मखमल। फिर अगर हम देखेंगे झूले पड़े, हाथी भी हमको समझ आता है, टीला भी हमको समझ आता है, छत्र समझ आता है, बैठे समझ आता है ना। बांध, पाग, पीला, पीला भी समझ आ रहा है। ठीक है ना। तो पहले तो ये चीज है कि हम वर्ड्स को आइडेंटिफाई करते हुए उसको पढ़ते हैं, फिर कि किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे अभी आपने बोला कि वसंत, ये वसंत आइडेंटिफाई, और वसंत 3 बार है तो हाँ, आए महंत वसंत, तो वसंत को महंत की तरह बोल रहे हैं। क्या है? मखमल के झूले पड़े हाथी सा टीला, बैठे किंशुक छत्र लगाए बांध पाग पीला। चवर सादृश डोल रहे सरसों के सर, अनंत आए महंत वसंत। श्रद्धानत तरुओं की अंजलि से झरे पात, कोपल के मुद है ना, नयन थर 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 पुलक गात। अधुर धूम लिए घूम रहे सुमन दिगंत, आए महंत वसंत। खड़ खड़ खड़ताल बजा, नाच रहे वसुदेव हवा। डाल डाल अलिपिक के गायन का बांध समा। तरु तरु की ध्वजा उठी, जय जय का हो है ना अंत, आए महंत वसंत। तो क्या बात हो रही है इसमें, अगर इसके प्रसंग को समझने की कोशिश करें तो ये कविता प्रसंग की ऋतु के आगमन की एक सुंदर और जीवंत वर्णन है ना। कवि ने वसंत की तुलना किससे करी है? एक महान संत, महंत आचार्य या गुरु से करी है, जो कैसे आ रहे हैं? ठाड बाट से आते हैं। वसंत ऋतु का आगमन संपूर्ण प्रकृति में क्या कर रहा है? हर्ष, प्रकृति, उल्लास और भक्ति का वातावरण उत्पन्न कर रहा है। तो प्रसंग में हम एक जो अंडरस्टैंडिंग हमें आएगी उसको लिख सकते हैं, ठीक है। वैसे प्रसंग में ये भी होता है कि किसने लिखी है, वो कवि कौन है ना, छायावाद से किस मतलब टाइम से जुड़े हैं, उनका लिखने का जो तरीका है वो क्या है। नॉर्मली ये कब लिखा जाता है? जब हमें पता होता है। जैसे मान लो हिंदी में जो एक्चुअल में हम एक्सपेक्ट करते हैं, तो उस टाइम पे क्या होता है कि ये चीजें मतलब ये फिर ऐसा अगर आप लिटरेचर के स्टूडेंट हो, फिर वही 50 कर होंगे है ना कविताएं, उनमें से एक आनी है, आपको पता होता है कौन से कवि ने लिखी है, बट यहाँ ऑब्वियसली हमारे पास है नहीं। तो इसीलिए मैंने किया कि इसी में से हम क्या निकाल के एक प्रसंग, क्यों प्रसंग एक इंट्रोडक्शन जैसे कि भाई क्या बातें हो रही है, फिर हम कुछ शब्द जो हमसे पकड़े जाए। अब मखमल के झूले है तो मखमल जैसे लहराते हुए मखमल के झूल है ना। हाथी सा टीला ना, तो टीला जो हाथी जैसा दिखता है। किंशुक, किंशुक एक लाल नारंगी फूल जैसे फलदार जैसे पलाश है, तो उसको रिप्रेजेंट करता है। छत्र है ना, छाता या छत्र छाया हम शब्द यूज करते हैं। पाग, पगड़ी है ना, सिर पर बांधे जाने वाली पगड़ी। फिर चांवर, जो है राजा या देवताओं के साइड में जो एक जैसे ऐसे करते हैं ना, हवा करने वाला, तो उस तरीके से सामने डुलाए जाने वाला सफेद बालों का पंखा है ना, चंवर। गुरु ग्रंथ साहिब जी के पीछे भी ऐसे ना चंवर से हवा करते हैं। फिर श्रद्धानर, इस श्रद्धा से झुका हुआ श्रद्धानर। अंजलि, दोनों हाथ जोड़े किया जाने वाला प्रणाम। कोपलें क्या होती है? नई पत्तियां है ना, तो कोमल पत्तियां। पुलक गात, कोई रोमांचित शरीर है। अगर धूम है ना, अगरू लकड़ी की धूप, तो सुगंधित धुआं। सुमन, फूल। दिगंत, चारों दिशाएं। खड़ताल है ना, ताल देने वाला जो वाद्य होता है, खड़ताल, आवाज खड़खड़ होती है। बेसुध, मदमस्त, होश खो बैठी है ना। अली, ये भौरों के लिए यूज किया जाता है। पिक, कोयल के लिए यूज किया जाता है। ध्वजा, झंडे या पताका के लिए यूज किया जाता है। तो क्या इनमें से कुछ शब्द आते थे? मान लो अगर सारे नहीं भी आते थे, आइडेंटिफाई हो रहे हैं ना स्टार्टिंग के कुछ कुछ शब्द। फिर हम देखते हैं तो यहाँ पर क्या, अगर एक सरलार्थ की तरह की एक लाइन को हम देखें, तो मखमल के झूले में पड़े हाथी सा टीला। तो वसंत क्या है ना, वसंत आने पर टीले ऐसे हरे भरे हो जाते हैं जैसे उन पर मखमल का झूला पड़ गया हो। टीले हाथी जैसे विशाल और भव्य लग रहे हैं।
ठीक है। फिर बैठे किंशुक छत्र लगाए बांध पग पीला, तो इसमें पलाश के जो पेड़ है उस पर जो लाल फूल है कैसे खिले हुए हैं, जैसे वसंत रूपी जो महंत है उसने सिर पर पीली पगड़ी बांधी हो और अपने लिए एक लाल रंग का भव्य छत्र लगाया हो। चावर सादृश डोल रहे सरसों के सर अनंत, है ना। तो चावर जब हम कहते हैं डोल रहा हो, तो वैसे क्या सरसों हवाओं के साथ, तो क्या दूर दूर तक फैले सरसों के पीले खेत हैं, हवा में वो ऐसे लहरा रहे हैं जैसे वसंत के स्वागत में चावर, हाथ से हिलाने वाला जो झूला होता है उसको वो चावर झुला रहे हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है। श्रद्धा न तरुओं की अंजलि से झरे पात, तो इसमें क्या पत्तों से झड़ते है ना, पत्ते झड़ते हैं, जो कैसा लग रहा है जैसे श्रद्धा के में वो अंजलि अर्पित कर रहे हैं। तो श्रद्धा पूर्वक क्या है जी, पेड़ ऐसे झुके हुए हैं वसंत के आगमन में, ऐसा लग रहा है जब उगेगी उसमें चीजें है ना वो झुक जाएंगे, तो इसे ऐसे लग रहा है जैसे श्रद्धा में झुके हुए हैं। और जब हवाएं आ रही है तो फिर उससे जैसे फूल पत्ते गिरते हैं, तो ऐसा लग रहा है कि वसंत के आगमन के टाइम पर वो है ना उसको फूल बरसा रहे हैं, अपनी पत्तियां बरसा रहे हैं। फिर कोपल के मुद नयन थर थर पुलक गात, तो पेड़ों की नई पुलकें निकल आई हैं, तो कैसे लग रही है कि वसंत के आगमन से खुशी के मारे वो थर थर आ रही हो, ठीक है, और अपनी आंखें बंद करके खुश हो रहे हो, ऐसे तो नई पुलकें हैं, इस तरीके से प्रतीत हो रही है। अगर धूम लिए घूम रहे सुमन दिग्दगंत, तो फूल की भिन भिनी सुगंध चारों तरफ फैली हुई है, जैसे वसंत के स्वागत में अगरबत्ती का धुआं है ना, अगर धूम ये फैलाया गया हो, अगरबत्ती तो नहीं है बट क्या है कि जो फूलों की खुशबू होती है, तो ऐसा लग रहा है जैसे आपने अगरबत्तियां जलाई हुई है और स्वागत के लिए आप वेट कर रहे हो। खड़ खड़ खलताल बजा रही नाच रही बेसुध हवाएं, तो हवाएं कैसी है, बेसुध होके खड़खड़ की आवाज कर रही है, ऐसा कैसा लगता है कि मान लो हवाएं खड़ताल बजा रही हो आगमन के वेलकम में, कि वसंत के संत आ रहे हैं तो जी चलो आगमन में उनके खड़ताल बजाए जाए। डाल डाल अली पिक के गायन का बांध समा, कि हर डाली पर भंवरे जो अली है ना और कोयले इतना मधुर गाना गा रही है कि ऐसा एकदम संगीतमय माहौल हुआ है, कि भंवरे हैं वो म्यूजिक बजा रहे हैं, कोयले हैं वो गा रही है, तरु तरु की ध्वजा उठी है ना, जय जय का है ना अंत, तो पेड़ है उस पर लगे जो नए पत्ते हैं जो फूल लगे हो कैसे लग रहे हैं, ऐसे जैसे वसंत के लिए विजय की पताका हो, झंडे हो, और हर तरफ जय जय की आवाज गूंज रही है जिसका कोई अंत ही नहीं है। ठीक है, तो एक बेसिक इसके अंदर क्या क्या है, वसंत को पर्सोनिफिकेशन जब हम कहते हैं कि ना ह्यूमन की तरह दिखा रहे हैं, तो भावार्थ अगर देखें तो कवि ने वसंत को एक महान और पूज्य संत महंत के रूप में चित्रित किया है। तो ये इस कविता का मूल भाव है कि वसंत का आगमन है ना किसी साधारण घटना की तरह नहीं है, बल्कि कैसा है, एक भव्य और दिव्य उत्सव की तरह है ना। कवि बताना चाहता है कि वसंत आता है तो पूरी प्रकृति उसके स्वागत में जुड़ जाती है, टीले हरे भरे होने दिखते हैं है ना, उनपे मखमल के झूले पहन लिए हों, सरसों के खेत लहरा रहे हैं, वसंत के लिए वो चवर डुला रहे हैं, नए पत्ते और फूल कैसे लग रहे हैं कि धरती पेड़ खुश है ना, खुशी के मारे झूम रहे हैं और जय जय वसंत के नारे लगा रहे हैं, पेड़ ध्वजाएं जैसे फहर रहे हैं। तो कुल मिलाकर इस कविता के माध्यम से कवि क्या कह रहा है, एक भाव गहरा भाव व्यक्त कर रहा है कि वसंत केवल एक मौसम नहीं है, बल्कि ये जीवन के उल्लास और नई शुरुआत का प्रतीक है, जिसके आगमन पर पूरी सृष्टि आनंद से भर जाती है, खुशी से भर जाती है। ठीक है, तो हम एक सरलार्थ कर सकते हैं, फिर उसमें उसका भाव क्या है, और फिर कुछ विशेषताएं अगर जो हमें समझ आए, जैसे विषय वस्तु अगर हम देखें तो कविता का मुख्य विषय वसंत का स्वागत है, उसका भव्य उत्साह पूर्ण चित्रण है, कवि ने वसंत को महंत कहकर मानो है ना किसी देवता या आचार्य के रूप में प्रस्तुत किया है। फिर प्राकृतिक चित्रण कहाँ का है, इसमें प्रकृति का अत्यंत सजीव रमणीय और उत्सवमयी चित्रण किया गया, सरसों कोपले पत्ते पुष्प हवा कैसे, सरसों सरसों क्या है, चवर की तरह डोल रहे हैं है ना, हवा कर रहे हैं चवर की तरह, कोपले है ना बंद नेत्रों वाले भक्त जैसे हैं कि आंखें बंद कर रहे हैं खोल रहे हैं, पत्ते है ना श्रद्धा से अंजलि अर्पित करते हुए, पत्ते श्रद्धा से अंजलि अर्पित कर रहे हैं, फूलों की सुगंध कैसे है, धूप की सुगंध हर जगह दिशा में फैली हुई है, हवा की हफ्ता खड़ताल बजा रही है, भौरे ये गाना गा रहे हैं, डायलिया ध्वजा की तरह लहरा रही है। तो इसमें क्या है, प्रकृति का जो चित्रण है उसको सजीव दिखाया हुआ है ना, कि वो जीवंत है, लाइफ है उसके अंदर। फिर भाव पक्ष अगर हम देखें तो कैसा है कि हर्ष उल्लास और भक्ति इसकी भावनाएं इसमें दिखाई गई है, वसंत के
आगमन में प्रकृति जैसे भक्ति भाव से पूजा कर रही है। फिर इसमें जैसे किस किस अलंकार का अगर हम प्रयोग देखें, जैसे मानवीय अलंकार है, हम पर्सोनिफिकेशन की बात करते हैं, तो मालवीय अलंकार है, ये सजीव बना रहे हैं, आए महंत वसंत, तो ऋतु जो महंत की तरह उसको दिखा रहे हैं कि संत की तरह है, संत के रूप में चित्रित किया गया है, तो भव्यता दिखा रहा है। ये श्रद्धा न तरुओं की अंजलि से धरे पात, तो कैसे पेड़ कैसे है कि श्रद्धा में झुके हुए दिखाए गए, तो वसंत को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। पर्सोनिफिकेशन हो गया ना ये, आप इसमें मानवीकरण कर रहे हैं। खड़ खड़ खड़ताल बजा नाच रही बेसुध हवाएं, तो ये हवाएं क्या है जी, खड़ताल बजा रही है। फिर इसमें अगर हम उपमा की बात करें, उपमा अलंकार है सिमिली, तो उसमें उपमा कैसे, हाथी सा टीला, है ना, टीले को कैसा बोला कि हाथी जैसा, टीले को हाथी के समान विशाल बताया गया है ना। चंवर सदृश डोल रहे सरसों के सर, तो सरसों के खेत को चंवर, तो सरसों को चंवर से किया गया, तो सिमिली है ना ये, तो सिमिली हम बात करेंगे, उपमा अलंकार है। रूपक की अगर हम बात करें, है ना, रूपक अलंकार का प्रयोग उपमेय और उपमान में कोई भेद नहीं होता। वसंत पर महंत का को आरोपित किया गया है, तो वसंत ही महंत मान लिया गया है, तो रूपक हो गया ना, मेटाफर की तरह यूज किया जा रहा है। फिर अनुप्रास अलंकार अगर हम बात करें, एलिट्रेशन है ना, इसमें क्या होता है, रेपिटेशन होती है, तो आवृत्ति किसमें है, जो संगीतमात्मक है, जैसे खड़ खड़ खड़ताल, तो ख की आवृत्ति है, तरु तरु की ध्वजा, त की आवृत्ति है, कहते हैं बैठे किंशुक छत्र लगाए बांध पाग पीला, तो प वर्ण की आवृत्ति है। तो जो आवृत्ति अगर हम करते हैं, एलिट्रेशन हम इसको कहते हैं ना, एलिट्रेशन का जो यूज है इसको हम यहां पर देखते हैं। फिर दृश्य बिंब अगर हम बात करें कि एक विजुअल इमेजरी इसके अंदर की गई है, कि कविता कवि ने ऐसे शब्दों का चयन किया गया है जो मन में ना एक दृश्य को उत्पन्न करते हैं। इमेजरी जो है कैसा, मखमल के झूले पड़े हाथी सा टीला, टीला कैसा है जी, हरा भरा टीला, इसके बारे में बात करी गई है। सरसों के सर अनंत, तो पीले सरसों के खेत है, उनके बारे में बात की जा रही। तो इन सभी विशेषताओं के कारण है ना, हम कह सकते हैं कि जो हमारी कविता है ये ज्यादा प्रभावशाली बन गई है, प्रभावशाली प्रेजेंटेशन है, ठीक है, ज्यादा आकर्षित बन गई है, ऋतुओं को सजीव किया गया है। अगर हम छंद की बात करें और भाषा की बात करें, है ना, तो छंद कैसे है, लयात्मक है, कविता को गाया जा सकता है ना, जैसे गाने जैसा प्रभाव आ रहा है इसमें। भाषा कैसी है, संस्कृत निष्ठ, है ना, संस्कृत का प्रयोग है, काव्यात्मक है और अलंकार पूर्ण है। अगर हम काव्याधार देखें तो कैसा है ना, इस कविता में छायावादी काव्याधार का प्रयोग किया गया है न, प्रकृति को मानवीय रूप देकर चित्रित जब किया गया है, भक्ति सौंदर्य का भाव दिखाया गया, तो ये छायावाद के अंदर आता है। तो इसमें छायावाद, काव्यधारा छायावाद है, ठीक है। तो ये हमारा बेसिक जो हम बात करें कविता हो गया, कर सकते थे, है ना, सिंपल शब्द ढूंढने हैं, सरलार्थ करना है, उसका भाव बनाना है, और फिर उसमें आपको जितना भी, जैसे ग्रामर आ रही है, कुछ भी समझ आ रहा है कि कौन सा अलंकार है ना, किस तरह के भाव है, उनको आप लिख सकते हैं। अब जैसे गद्यांश है, गद्यांश की व्याख्या करते हैं, तो गद्यांश में क्या लिखा गया है, आज प्रेमचंद के साहित्य को किसी भी तरह पढ़ा जा सकता है, साहित्यिक कृतियों के तौर पर, समाज शास्त्र की पुस्तक के तौर पर, प्रगतिशीलता उद्देश्यात्मक अथवा सामाजिक परिवर्तन के शास्त्र के तौर पर। तो यहां क्या कहा गया है कि जो प्रेमचंद की रचनाएं हैं कई दृष्टियों से देखा जा सकता है, सिर्फ न केवल साहित्य का आनंद लेने के लिए साहित्यिक कृति के तौर पे, या समाज को आपने अध्ययन करना है समाज शास्त्र, या सामाजिक सुधार, जैसे प्रगतिशीलता की जब हम बात करें तो सुधारों के बारे में, और बदलाव का साधन हम कह रहे हैं उद्देश्यात्मक अथवा सामाजिक परिवर्तन के शस्त्र के तौर पर। तो हम हर तरीके से देख सकते हैं प्रेमचंद कैसा लिख रहे हैं। फिर इसमें या एक बंद पाठ के तौर पर, जिसमें अर्थ हमेशा के लिए निश्चित हो चुके हैं। तो एक क्या बात हुई, प्रेमचंद के साहित्य को कुछ लोग कैसे देखते हैं, बंद पाठ, कि उसका अर्थ कैसा है, फिक्स्ड है, अर्थ एक है ना पहले से ही तय है, वो स्थायी है। अथवा ओपन टेक्स्ट के रूप में, जिसके कोड खोलने की जरूरत है। ओपन टेक्स्ट क्या होता है ना, जिसको आप नए सिरे से अलग अलग अर्थ निकाल सकते हैं। तो पढ़े जाने वाले के ऊपर है कि क्या वो उस कोड को डिकोड कर सकता है, कोई नई बात है जो इसके अंदर बता सकता है, या उसमें से प्रेमचंद को गायब या लेखकीय आशय को नजरअंदाज करके एक
फ्लोटिंग अंतरपाठ के रूप में, जिसमें से पाठक अपनी मानसिकता के अनुरूप अर्थ बरामद कर सकता है। तो एक क्या है कि क्लोज्ड बंद पाठ, एक क्या है ओपन टेक्स्ट, और फिर एक फ्लोटिंग अंतरपाठ। तो इस कुछ पाठक लेखक कैसे देखते हैं, क्योंकि लेखक के इरादे को महत्व नहीं देते, लेकिन रचना को अपने हिसाब से अर्थ निकालते हैं। जैसे भगवत गीता हम सब पढ़ते हैं तो अपने हिसाब से मीनिंग निकाल रहे होते हैं ना, अपनी लाइफ को उससे जोड़ते हैं और हमको एक मीनिंग दिख रहा होता है। तो इसमें फ्लोटिंग अंतरपाठ कहा गया है। यहाँ पर क्या है, अपनी सोच अपने अनुभव के अनुसार आप जब अर्थ खोजते हो, तो जब आप पढ़ेंगे प्रेमचंद को तो उस समय पर आपके जो अपने एक्सपीरियंसेस है उसके हिसाब से भी आप इसको समझ सकते हो। इसमें दलित चेतना, नारी मुक्ति या अन्य सबॉल्टन, है ना, सबॉल्टन क्या होता है, जैसे नीचे का पर्सपेक्टिव, मतलब उपपाठ भी तलाश किए जा सकते हैं। तो प्रेमचंद की रचनाओं में दलित की समस्याएं, दलित चेतना, स्त्रियों की स्वतंत्रता और वंचित वर्ग, जो सबॉल्टन पर्सपेक्टिव कहते हैं ना, इनकी पीड़ा जैसे पहलू को भी खोजा जा सकता है। फिर राजनीतिक दल या नेता अपने निहित स्वार्थ और प्रतिबद्ध लेखक अपने उद्देश्यों के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा होता है, हमने कोई बात बतानी और देखो प्रेमचंद ने भी ऐसा ही कहा है ना, उनके नाम पे अपनी बात प्रेजेंट कर देना। ठीक है, तो यहाँ पे राजनीतिक लोग अपने लाभ के लिए प्रेमचंद का हवाला दे सकते हैं, और लेखक अपनी विचारधारा और मकसद को सही ठहराने के लिए उनकी रचनात्मकता का प्रयोग करते हैं, है ना, रोजमर्रा में। फिर शायद बड़ी कृतियों की यही पहचान है कि वह समय कि वे अपने समय और पाठ की सीमाओं को पार कर जाती है। अंत में क्या कहा गया है कि महान जो साहित्य होते हैं उसमें यही है ना, कि अपने समय की सीमाओं से आगे निकलकर हर युग की परिस्थिति, हर युग की प्रासंगिकता, है ना, वहां पर वो बना रहता है। प्रासंग आज भी, है ना, प्रेमचंद की लिखी बातें प्रासंगिक है, आज भी हमको जीवन में प्रयोग कर सकते हैं। तो गद्यांश प्रेमचंद के साहित्य बहुआयामी है ना, हर व्यक्ति हर वर्ग अपनी सोच और आवश्यकता के अनुसार उसमें अर्थ निकाल सकता है ना, इसके बारे में ये गद्यांश है। तो एक सरलार्थ इसका करना था। इसमें मेन मेन जो हम शब्द कहें, मुख्य शब्द क्या है, कठिन शब्द जो है ना, साहित्यिक कृतियां, तो साहित्य से संबंधित रचनाएं, समाज शास्त्र, तो समाज का अध्ययन करने वाला शास्त्र, प्रति, है ना, प्रगतिशीलता, ना आगे बढ़ने की भावना, समाज सुधार की जो प्रवृत्ति है। फिर उद्देश्यात्मकता, किसी खास मकसद या ध्येय से जुड़ी हुई प्रवृत्ति। शस्त्र, ये हथियार होते हैं, है ना, अर्थ यहाँ पर बदलाव का साधन की तरह यूज किया गया है। फिर बंद पाठ ना, जो निश्चित है, तयशुदा हो, है ना। ओपन टेक्स्ट, खुला पाठ, जो अपने अनुसार नए अर्थ खोज सके। कोड्स, है ना, संकेत या अर्थ, है ना, चाबियां। गायब करना, अनुपस्थित करना, लेखक, है ना, को पाठ से हटा देना। लेखकीय आशय, लेखक का उद्देश्य या लेखक का भाव। फ्लोटिंग अंतरपाठ, तैरता हुआ उपपाठ, है ना, ऐसा पाठ जिसका अर्थ स्थिर ना हो, बदल सके। फिर मानसिकता, सोचने समझने की प्रवृत्ति, विचारधारा। दलित चेतना, दलित वर्ग के अधिकार और संघर्ष की जागरूकता। नारी मुक्ति, महिलाओं की स्वतंत्रता और समानता का विचार। सबॉल्टन उपपाठ, ये सबॉल्टन क्या है, वंचित वर्ग के हाशिए पर पड़े लोगों की दृष्टि पर लिखे गए पाठ। फिर निहित स्वार्थ, छिपे हुए निजी लाभ या हित। फिर प्रतिबद्ध लेखक, किसी विचारधारा या उद्देश्य से बंधा हुआ लेखक। कृतियां, ये रचनाएं, साहित्यिक कार्य। और सीमाएं, सीमाएं हमारे बंधन और दायरे। फिर पार कर जाना, उससे आगे निकल जाना, है ना, सीमा से बाहर होना। तो अगर हम ना इसका भावार्थ देखें तो गद्यांश में प्रेमचंद के साहित्य की विशेषताएं बताई गई है ना। उनकी रचनाएं केवल साहित्यिक आनंद के लिए नहीं, बल्कि समाज का अध्ययन करने, सामाजिक समस्याओं को समझने और सामाजिक परिवर्तन लाने के साधन के रूप में भी पढ़ी जा सकती है। उनके साहित्य को कोई बंद पाठ मानकर स्थायी अर्थ निकाल सकते हैं, तो कोई खुला पाठ के रूप में नए अर्थ खोज सकते हैं। इसमें दलित चेतना, नारी मुक्ति और वंचित वर्ग की पीड़ा को भी देखा जा सकता है। राजनीतिक दल और लेखक भी अपने स्वार्थ या विचारधारा के अनुसार प्रेमचंद का उपयोग करते हैं। अंत में यही निष्कर्ष निकलता है कि महान साहित्य वही होते हैं जो समय की सीमाओं को पार कर हमें हर युग में प्रासंगिक बने रहे। इस बात को हम कह सकते हैं इसका भावार्थ। फिर अगर गद्यांश में हमने कुछ विशेषताएं जो हम समझ पाए कि विषय वस्तु,
है ना। मुख्य विशेषता, ये प्रेमचंद के साहित्य को बहुआयामी व्याख्या है, अगर हम इसको समझे, इसमें क्या दिखाया गया है कि रचनाएं साहित्यिक, समाजशास्त्र, प्रगतिशीलता, सामाजिक परिवर्तन, बंद पाठ, ओपन टेक्स्ट, तो विभिन्न दृष्टियों से इसको समझा जा सकता है। अगर हम दार्शनिक संदेश देखें तो गद्यांश का विचार क्या प्रस्तुत करता है कि महान साहित्य समय और परिस्थिति की सीमाओं के पार करके हर युग में प्रासंगिक होता है। दृष्टिकोण में विविधता की अगर हम बात करें तो प्रेमचंद के साहित्य को अलग अलग पाठक अपनी अपनी मानसिकता और दृष्टिकोण के अनुसार अलग अलग निकाल सकते हैं। दलित चेतना, नारी मुक्ति, वंचित वर्ग की आवाज, है तो दृष्टिकोण में विविधता है इनके। फिर समाज और राजनीति से जुड़ाव है। गद्यांश में क्या बताते हैं कि केवल कागजी नहीं है, समाज और राजनीतिक स्तर पर भी ये प्रयुक्त है। बहुत ही तर्कपूर्ण और आलोचनात्मक शैली है लिखने की। अगर हम देखें, गद्य विश्लेषणात्मक है ना, तर्कपूर्ण शैली अपनाई गई है। आधुनिक आलोचना के शब्द बंद पाठ, है ना, ओपन टेक्स्ट, फ्लोटिंग अंतरपाठ, इनको प्रयुक्त किया गया है। तो साहित्य है ना, सम आलोचनात्मक गद्य बनाता है। फिर भाषा की शैली कैसी है, भाषा गहन है ना, विचारोत्तेजक है, इससे उत्तेजना हो रही है विचारों में, है ना, तो विचार उत्तेजक है, और समाज शास्त्रीय शब्दावली से युक्त है। इस गद्य की बौद्धिक गहराई और दार्शनिक स्पष्ट होती है। फिर प्रभावशाली और, है ना, विरोध विचार उत्तेजकता, है ना, पद्यांश, है ना, पाठक को सोचने के लिए प्रेरित करता है कि साहित्य की बहु परत दर व्याख्या की संभावनाएं उजागर कर रहा है। और सार्वभौमिकता, इसका संदेश क्या है कि बड़ी कृति हर व्यक्ति, हर युग और परिस्थिति में प्रासंगिक बनी रहती है। अगर हम साहित्यिक आधार देखें तो गद्यांश में जो हो प्रगतिवादी तथा आधुनिक आलोचना दृष्टि का प्रभाव इसमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से हम ना, जो भी गद्यांश में विशेष हमें लगे, हम उसको पॉइंट वाइज बता सकते हैं। ठीक है, तो एक एस्पेक्ट गद्यांश और पद्यांश, ठीक है, समझ के इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं, सरलार्थ, भावार्थ, विशेष, और अगर ज्यादा जगह है तो फिर शब्दार्थ। अनुवाद में नॉर्मली यही रहता है कि जो आपका पैराग्राफ है जैसे दिया हुआ है, यहाँ पर जो जगह होती है ना, इसमें पहले लाइन वाइज करो उसको अनुवाद, उसके पास लिखो, फिर बाद में ओवरऑल एक बार उसका पढ़ो। उसमें तो फिर कॉन्टेक्चुअली थोड़े बहुत चेंजेस करने पड़ते हैं, और फिर, है ना, उसको लिख दो जो मेन शीट रहेगी उसमें। तो यहाँ पर देखते हैं, तो गद्यांश का हिंदी में अनुवाद करना है। तो क्रॉस इंडिया एंड साउथ एशिया वुमेन हैव लॉन्ग बीन एट द फोरफ्रंट ऑफ मूवमेंट्स रेजिस्टिंग अनजस्ट डेवलपमेंट, एक्सट्रैक्टिज्म एंड क्लाइमेट डिग्रेडेशन। भारत, उसमें क्या है, तो अक्रॉस इंडिया एंड साउथ एशिया, भारत और दक्षिण एशिया में है ना, वुमेन हैव लॉन्ग बीन एट फोर फ्रंट, महिलाएं लंबे समय से, तो किसके फोर फ्रंट में, तो इसमें ना रेजिस्टिंग अनजस्ट, अन्यायपूर्ण विकास, अनजस्ट डेवलपमेंट, एक्सट्रैक्टिविज्म, ये निष्कर्षण या शोषणवाद या संसाधनों के अंधाधुंध दोहन, और क्लाइमेट डिग्रेडेशन, तो यह जलवायु क्षरण, है ना, इसका का विरोध करने वाले या के विरुद्ध इसमें है आंदोलन, जो है ना फोरफ्रंट ऑफ मूवमेंट्स, तो आंदोलन में सबसे आगे रही है या अग्रिम मोर्चे पर रही है। ठीक है, तो क्या क्या अंडरलाइन का मतलब क्या है उसमें, उसी ये कई बार अलग तरीके से भी लिख सकते हैं ना, जैसे निष्कर्षण है, कई लोग शोषणवाद लिख सकते हैं, है ना, के विरोध में या के विरुद्ध। They have led protests against destructive mining, dams and infrastructure projects. तो उन्होंने विनाशकारी खनन, डैम्स, बांध और इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स, हमारे बुनियादी ढांचे को, बुनियादी ढांचा परियोजना या अवसंरचन परियोजना के खिलाफ, है ना, प्रदर्शनों का नेतृत्व किया है, तो लेड दी प्रोटेस्ट्स। येट व्हेन इट कम्स टू डिसीजन मेकिंग, ना, फिर भी जब निर्णय लेने की बात आती है, विमेन आर लार्जली इनविजिबल, क्या ये बात ठीक है, तो ये महिलाएं काफी हद तक अदृश्य होती है या लगभग अदृश्य होती है, ऐसा है सच में भी, डिसीजन मेकिंग में क्या वुमेन की सुनी जाती है, देखना इस बात को। फ्रॉम द फॉरेस्ट ऑफ उड़ीसा टू द कोस्ट लाइन ऑफ तमिलनाडु, वुमेन हैव लेड सम ऑफ द मोस्ट सस्टेन्ड रेजिस्टेंट मूवमेंट्स। उड़ीसा के जंगल से लेकर तमिलनाडु के समुद्र तटों तक महिलाओं ने कुछ, क्या कह रहे हैं, मोस्ट सस्टेन्ड रेजिस्टेंट मूवमेंट्स, कुछ सर्वाधिक स्थायी प्रतिरोध
या कुछ सबसे मजबूत प्रतिरोध या सबसे लंबे समय तक चलने वाले क्या आंदोलनों का नेतृत्व किया है? चिपको मूवमेंट, विमेन मेन थी उसमें, है ना। इन सीजी माली उड़ीसा, women continue to protest mining projects threatening their forest based way of life, often facing police violence. तो सिरजी माली उड़ीसा में महिलाएं किसको प्रोटेस्ट कर रहे हैं? माइनिंग प्रोजेक्ट, खनन परियोजनाओं के खिलाफ लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही हैं। कर रहे हैं भी ऑपोजिशन, क्यों? जिससे जो फॉरेस्ट बेस्ड वे ऑफ लाइफ, जिससे उनकी वन या जंगल आधारित जीवन शैली को खतरा है ना। ऑफन फेसिंग पुलिस वायलेंस, तथा उन्हें अक्सर पुलिस की हिंसा का सामना भी करना पड़ता है ना। पुलिस वायलेंस में इनको फेस करनी पड़ रही है। इन झारखंड, आदिवासी वुमेन इन देवास आर ब्लॉकिंग कोल माइनिंग ऑपरेशन टू प्रोटेक्ट एंसेस्ट्रल लैंड। झारखंड के देवास में आदिवासी महिलाएं पैतृक भूमि की रक्षा के लिए कोयला खनन के कार्य को रोक रही है। In Tamil Nadu, women from fishing communities have been at the forefront of protest against the Kudankulam nuclear power project. तमिलनाडु में कौन है? फिशिंग कम्युनिटी, मछुआरों के समुदाय की महिलाएं इसमें कुडानकुलम न्यूक्लियर पावर, तो परमाणु ऊर्जा संयंत्र के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में सबसे आगे है, या कि अग्रिम पंक्ति में है, क्योंकि आगे फोर फ्रंट ऑफ द प्रोटेस्ट, तो सबसे आगे होना। These movements represent a powerful assertion of community-led development and environmental protection rooted in lived realities. तो ये जो आंदोलन है, तो ये कैसे समुदाय नेतृत्व तो या सामुदायिक नेतृत्व वाले विकास और पर्यावरण सुरक्षा या पर्यावरण संरक्षण का एक शक्तिशाली दावा पेश करते हैं, या एक शक्तिशाली ये अभिव्यक्ति है ना। विच इज जो वास्तविकता, हम कहते हैं नेट डेवलपमेंट, जो वास्तविक या हम कहेंगे उनके जीवंत अनुभवों पर आधारित है। तो कहते हैं कि इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन रूटेड इन लिव्ड रियलिटीज, वास्तविक अनुभव पर आधारित है, या उनके जीवंत अनुभव पर आधारित है, या जो जीवंत वास्तविकताओं पर आधारित है ना। कोई भी यूज किया जा सकता है। डिस्पाइट बीइंग सेंट्रल टू द रेजिस्टेंस, women are systematically excluded from consultation, especially those that claim to uphold free, prior and informed consent. क्या ये बात ठीक है कि विमेन को, है ना, तो प्रतिरोध में केंद्र के होने के बावजूद, डिस्पाइट सेंट्रल टू रेजिस्टेंस, है विमेन सेंट्रल टू रेजिस्टेंस, महिलाओं को परामर्श, तो सिस्टमैटिकली एक्सक्लूडेड फ्रॉम कंसल्टेशन, परामर्श से योजनाबद्ध तरीके से या परामर्श प्रक्रियाओं से व्यवस्थित रूप से बाहर रखा जाता है, नहीं पूछा जाता। कंसल्टेशन ऑफ वुमेन को नहीं रखा जाता, है ना। खासकर उन परामर्शों से जो किसके लिए यहां पर फ्री बोला गया, तो फ्री मुक्त या स्वतंत्र के लिए है। जैसे फ्री मुफ्त भी होता है, बट है ना, यहाँ मुक्त या स्वतंत्र के लिए ज्यादा यूज किया गया है। पूर्व और सूचित समिति, जैसे हम कहेंगे ना, फ्री, प्रायर एंड इन्फॉर्म्ड कंसेंट, तो सूचित सहमति को बनाए रखने के लिए दावा करते हैं एफपीआईसी। In many cases, community meetings and decisions on land are dominated by men, while women who bear the disproportionate burden of displacement and environmental degradation are sidelined. कई मामलों में ना कम्युनिटी मीटिंग, जो सामुदायिक या समुदाय की जो बैठकें हैं, और डिसीजन ऑन लैंड, भूमि पर निर्णय, है ना, लेने में डोमिनेटेड बाय मेन, पुरुषों की प्रभुत्व या वर्चस्व होता है, जबकि महिलाएं जिन पर, है ना, ये while women who bear disproportionate burden of displacement, तो women पर disproportionate burden है। तो यहां, तो इसमें डिस्प्रोपोर्शनेट बर्डन किस पर है ना, डिस्प्ले, तो इसमें वुमेन है, ये डिस्प्रोपोर्शनेट बर्डन डिस्प्लेसमेंट और एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन का ये फेस करते हैं। तो विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट और पर्यावरण क्षरण, जो हमारे एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, इसका असंगत बोझ इन पर पड़ता है, या असमान बोझ वो उठाती है, या अनुपातहीन बोझ वो झेलती है, और उन्हें दरकिनार कर दिया जाता है, या उन्हें हाशिए पर डाल दिया जाता है। ठीक है ना, दे आर बीइंग साइडलाइन। Women perspective are also frequently devalued or dismissed as emotional, despite being rooted in acute socio-environmental knowledge.
महिलाओं के दृष्टिकोण को अक्सर, है ना, अवमूलित किया जाता है कि कमतर आंका जाता है या भावनात्मक मानकर खारिज कर दिया जाता है, अरे कुछ नहीं, इमोशनल बात कर रही है ना, जबकि वे, है ना, दे हैव, है ना, दे आर बीइंग रूटेड इन एक्यूट सोशो एनवायरमेंटल नॉलेज, है ना, गहन सामाजिक और पर्यावरणीय ज्ञान पर वह आधारित होती है। इन बांग्लादेश, है ना, फुलबारी वुमेन रेजिस्टेड एन ओपन पिट कोल माइनिंग प्रोजेक्ट एंड्योरिंग पुलिस क्रैकडाउन व्हाइल ऑर्गेनाइजिंग मास मोबिलाइजेशन। बांग्लादेश के फुलबारी में महिलाओं ने खुले गड्ढे वाले कोयला खनन, है ना, ओपन पिट कोल माइनिंग परियोजना का विरोध किया। फिर इसमें एंड्योरिंग पुलिस क्रैकडाउन, तो पुलिस के दमनात्मक कार्रवाई को झेलते हुए जन आंदोलन का संगठन किया, ऑर्गेनाइज्ड मास मोबिलाइजेशन या सहन किया और बड़े पैमाने पर लामबंदी की, मोबिलाइजेशन करी। लामबंदी भी यूज होता है। इन इंडिया नर्मदा बचाओ आंदोलन, मेधा पाठकर्स लीडरशिप ब्रॉट ग्लोबल अटेंशन टू डिवास्टेटिंग इंपैक्ट ऑफ डैम्स। भारत में नर्मदा बचाओ आंदोलन ने मेधा पाठकर के नेतृत्व में बांधों के विनाशकारी प्रभाव पर वैश्विक ध्यान खींचा या आकर्षित किया। Yet, policies designed in response to such movements have often remained blind to the gendered impact of displacement. फिर भी ऐसे आंदोलन के क्या इन रिस्पॉन्स, तो प्रति उत्तर या जवाब में तैयार की गई, है ना, नई नीतियां, तो पॉलिसीज दैट आर डिजाइंड अक्सर ऑफन रिमेन ब्लाइंड टू जेंडर्ड इम्पैक्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो विस्थापन के लिंग आधारित या लैंगिक प्रभावों के प्रति अंधी रहती है या नजरअंदाज कर रही है या को लेकर अनजान रही है ना। तो एक ये इसका बेसिक ट्रांसलेशन इंग्लिश टू हिंदी। दूसरा हमारा हिंदी टू इंग्लिश है। तो हिंदी के, और है भी देखो किसके बारे में, हिंदी के बारे में, साथ साथ में सही बात बोल रहे हैं, एक बेसिक अंडरस्टैंड। यहां पर अब हिंदी के विरोध में हाल ही का आंदोलन जिस शिकायत को लेकर शुरू हुआ वह किस कदर झूठ पर आधारित है, इसे समझने समझाने के लिए दिमाग पर बहुत जोर डालने की जरूरत नहीं है। तो द रिसेंट मूवमेंट अगेंस्ट हिंदी बेस्ड ऑन पर्टिकुलर ग्रीवेंस शिकायत या कंप्लेंट is deeply rooted in falsehood that it does not take much effort to understand or explain it, या दूसरे डायमेंशन में it does not take much mental effort, है ना, दिमाग डालने की जरूरत है, to understand and explain how the complaint that led to the recent movement against Hindi is based on lies। तो किस पर आधारित है, झूठ पर आधारित है। ठीक है जी। सरकार ने 5 वर्ष पूर्व नई शिक्षा नीति की घोषणा की थी। द गवर्नमेंट हैड अनाउंस्ड अ न्यू एजुकेशन पॉलिसी 5 years ago, है ना, अनाउंस करना, घोषणा। इसमें भाषा से जुड़े 2 महत्वपूर्ण बिंदु थे जिन पर शिक्षाविदों भाषाविदों में आमतौर पर सहमति थी। तो इसमें इट कंटेन्ड 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू लैंग्वेज या 2 की लैंग्वेज रिलेटेड पॉइंट्स, है ना, ऑन विच देयर वाज जनरल एग्रीमेंट अमंग एजुकेशनिस्ट एंड लिंग्विस्ट, भाषाविद और शिक्षाविद। इसने प्राइमरी शिक्षा मातृभाषा के माध्यम से देने की बात कही और माध्यमिक शिक्षा के दौरान हर शिक्षित छात्र के लिए अपनी मातृभाषा के अलावा एक विदेशी और एक भारतीय भाषा पढ़ना अनिवार्य कर दिया, है ना। इट कॉल्ड फॉर प्राइमरी एजुकेशन टू बी इम्पार्टेड किस पे, मदर टंग, है ना, मातृभाषा, एंड मेड इट कंपल्सरी, कंपल्सरी किया था, है ना, इसमें अनिवार्य कर दिया है फॉर एवरी स्टूडेंट टू स्टडी 1 foreign and 1 Indian language in addition to his or her mother tongue during secondary education। तो माध्यमिक शिक्षा सेकेंडरी एजुकेशन में दूसरी लैंग्वेज पढ़ो। यह भारतीय भाषा जरूरी नहीं है कि हिंदी हो, मसलन तमिलनाडु में यह कन्नड़ या तेलुगु हो सकती है। दिस इंडियन लैंग्वेज नीड नॉट नेसेसरली बी हिंदी, फॉर एग्जांपल तमिलनाडु इट कुड बी कन्नड़ और तेलुगु, है ना। किसी ठोस तर्क की अनुपस्थिति में तमिलनाडु के अनेक प्रतिष्ठित लोग जनता के बीच यह कहते हुए, है ना, कहते हुए गए कि उनके बच्चों पर हिंदी थोपी जा रही है, जैसे कि ऐसे मामले में होता है किसी ने पूरा दस्तावेज को गंभीरता से पढ़ने की जरूरत नहीं समझी और हिंदी विरोधी तमिल राजनीति एक बार फिर भड़क गई, है ना। तो इन द एब्सेंस ऑफ अनुस्मृति में ठोस तर्क के, एनी कॉन्क्रीट आर्गुमेंट, साउंड रीजनिंग, मेनी प्रोमिनेंट, है ना, प्रतिष्ठित लोग ऑफ तमिलनाडु वेंट अमंग द पब्लिक सेइंग हिंदी हैज बीन इम्पोज्ड, तो उनके बच्चों पर थोपी जा रही है। एंड एज इट इज द केस इन सच केसेस, नो वन फेल्ट द नीड टू रीड द एंटायर डॉक्यूमेंट सीरियसली, तो किसी ने गंभीरता से नहीं पढ़ा, एंड एंटी हिंदी पॉलिटिक्स फ्लेयर्ड वंस अगेन।
किसी ने उनसे यह नहीं कहा कि तमिल बच्चों को हिंदी नहीं पढ़नी चाहिए, चाहते तो ना पढ़े, उसकी जगह कोई दूसरी भाषा पढ़े, है ना। नो वन टोल्ड देम दैट इफ दे डिड नॉट वांट टू टीच हिंदी टू तमिल चिल्ड्रन दे शुड नॉट डू सो एंड इंस्टेड टीच सम अदर लैंग्वेज। यदि उन्हें कई भारतीय भाषाओं के साथ हिंदी का भी विकल्प दिया जाएगा तो सभी जानते हैं कि हिंदी ही पढ़ेंगे, क्योंकि ज्यादा बोली जाती है ना। तो if they are given an option of Hindi along with many Indian languages, then everyone knows they will study Hindi only. महाराष्ट्र ने जरूर एक रणनीतिक भूल कर दी। महाराष्ट्र certainly made a strategic mistake. उसने तीन भाषा के रूप में हिंदी को अनिवार्य कर दिया, मेकिंग हिंदी कंपलसरी एज थर्ड लैंग्वेज। तो महाराष्ट्र ने किया। इससे कुछ राजनीतिज्ञों को हिंदी बनाम मराठी का विवाद खड़े करने का मौका मिल गया। दिस गेव सम पॉलिटिशियंस एन अपॉर्चुनिटी टू रेज या रेक अप द हिंदी वर्सेस मराठी कंट्रोवर्सी। वही अब हिंदी को अनिवार्य के स्थान पर ऐच्छिक कर दिया गया है और भविष्य बताएगा कि छात्र स्वयं ही उसे चुन रहे हैं। नाउ हिंदी हैज बीन मेड ऐच्छिक, ऑप्शनल इंस्टेड ऑफ कंपल्सरी, एंड द फ्यूचर विल टेल वेदर द स्टूडेंट्स देमसेल्व्स आर चूजिंग और ऑप्टिंग इट और नॉट। इस बारे में हिंदी भाषा आंदोलन की एक खास बात रही है जिसे रेखांकित किया जाना चाहिए, वह कि हिंदी प्रेमियों की संतुलित प्रक्रिया जो सन 1965 में हुई है ना, प्रक्रिया से अलग है। तो हम जो हिंदी भाषी है उन्होंने उस तरीके से रिएक्ट नहीं किया। देयर इज वन स्पेशल थिंग है ना अबाउट दिस टाइम्स लैंग्वेज मूवमेंट विच शुड बी अंडरलाइंड। इट इज द बैलेंस्ड रिस्पॉन्स ऑफ हिंदी लवर्स which is different from the responses in the 1965। तो वहां से responses अलग रहे। हम देख रहे हैं थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला इस पे जो लड़ाई हुई है, जरूरत नहीं थी ना, बट हो गई। पॉलिटिसाइजेशन हुई। महाराष्ट्र में वही हुआ ना कि हिंदी उन्होंने कंपलसरी कर दी थी, बाकी कुछ लोगों ने ढंग से पढ़ा नहीं और बोल दिया कि हाँ तो थोपी जा रही है। लास्ट में ऐसे हम बात करते हो, नॉर्मली जो ऐसे है ना, बहुत हम ऐसे कह सकते हैं कि आजकल से जुड़े हुए क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे ना अच्छे टॉपिक्स आए हुए हैं। जैसे एक उन्होंने विशेष गहन पुनरीक्षण, तो इसमें क्या है, विशेष गहन पुनरीक्षण होता क्या है, जैसे हम कहते हैं स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू। तो एक ऐसी प्रक्रिया है जैसे कोई भी विषय हो, कोई भी नीति हो रही है, कोई परियोजनाएं हो रही है, हम उसका अगर गहराई से जांच चाह रहे हो तो उस टाइम पर इनको लाया जाता है, उस टाइम पर बनाया जाता है। तो बेसिक उद्देश्य क्या है ना, कि जब भी कोई ऐसी संरचनात्मक इशू आए तो उसमें हम इसको इन्वॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर क्या है, दो एस्पेक्ट पूछे गए हैं, एक आवश्यकता और क्या शंकाएं हैं। तो क्या ये इंपॉर्टेंट है, आवश्यक है? तो देखो जिस टाइम पर जटिल समस्याएं होती है, इश्यूज होते हैं, तो हाँ एक एसआईआर को बनाना इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे कोई प्रशासनिक इशू है जिसके अंदर हमको एक कहते हैं कि स्पेसिफिक नॉलेज, तकनीकी या सामाजिक ज्ञान की जरूरत है। फिर अगर हम देखेंगे इसमें कि नीति सुधार अगर करना हो तो उस टाइम पर एसआईआर बनाते हैं। अगर जवाबदेही तय करनी हो, कोई दिक्कत आई तो किसकी वजह से हुई, तो उस समय पर एसआईआर जरूरी है। ठीक है ना। सार्वजनिक विश्वास है, कम हो जाता है अगर कोई कभी भी कोई अप्रिय घटना हो जाए तो उस समय पर एसआईआर बनाई जाती है, ताकि जो दुर्घटना हुई है उसके बारे में पूरा जो इंफॉर्मेशन है वो इकट्ठी की जाए, गैदर की जाए, और उसके बाद कोई डिसीजंस लिए जाएं। एक निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। ठीक है ना, ताकि जैसे कहते हैं जन समूह है जो हमारे सार्वजनिक है उनका विश्वास सरकार पर रहे, विश्वास को फिर से बहाल करने के लिए तो आवश्यकता है। फिर शंकाएं अगर हम बात करते हैं कि जब भी ऐसी एसआईआर बनती है तो फिर उस पर राजनीतिक प्रभाव रहता है, पॉलिटिसाइजेशन होती है ना। जब भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस होती है, ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता की कमी इसमें होती है ना। संसाधन है बहुत ज्यादा लगते हैं, संसाधन ना, रिसोर्सेज आर बीइंग वेस्टेड, है ना। कई बार पक्षपात का खतरा होता है कि साइड ले सकते हैं, है ना। तो ये सब है, बाकी निष्कर्ष है उनका क्रियान्वयन होता भी है कि नहीं होता। कई बार ऐसा यार बहुत कुछ बोल देती है बट फाइनली उसको सेम इम्प्लीमेंटेशन, क्रियान्वयन नहीं हो रहा है। तो इस तरह से इसको लिख सकते थे और फिर आप एग्जाम्पल्स दे सकते हो कि जहां पर बनी है एसआईआर और हुआ नहीं। स्टैंड अप कॉमेडी, कॉमेडी या विकृति, देखो रीसेंट टॉपिक्स है सारे। अगर हम देखेंगे कॉमेडी की अगर हम बात करते हैं तो आजकल क्या चल रहा है, कहाँ क्यों इशू उठा होगा, उस समय रहना वाला इशू उठा था उस वजह से ना कि कॉमेडी है, ये कॉमेडी कैसी हो। तो यहीं पर ना कि स्टैंड अप कॉमेडी, पहले तो जब हम शुरू करेंगे तो स्टैंड अप कॉमेडी क्या है,
यानी कि सामान्य जैसे जो भी घटनाएं हो रही है हम नजरअंदाज कर देते हैं, बट वो ना एक सामाजिक दर्पण की तरह जब उसको प्रेजेंट करता है, इसमें दोनों एस्पेक्ट है ना, कि कॉमेडी या विकृति। तो जब हम कॉमेडी की बात कर रहे होते हैं तो इसमें क्या है कि स्टैंड अप कॉमेडियन क्या करते हैं कि समाज में जो भी बदलाव है उन पर ना सामाजिक टिप्पणियां करते हैं, है ना। वो अपना एक एक्सप्रेशन कर रहे हैं, एक विदूषक की तरह है, वो बात कर रहे हैं, राजनीतिक मुद्दों पर बात कर रहे हैं, सामाजिक मुद्दों पर बात कर रहे हैं, और उसमें अपनी टिप्पणी देते हैं, ठीक है ना। अलग अलग लोग हैं, आपने सुने होंगे। और कहीं ना कहीं ये अभिव्यक्ति कैसी होती है, एक्सप्रेशन कैसा होता है, भावनात्मक होता है, भावनात्मक अभिव्यक्ति है, इमोशनल एक्सप्रेशन है, ठीक है ना। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या, अब इसमें वही कभी सुख कभी दुख, कभी हंसाने की बातें हो रही है, तो इससे क्या हो रहा है कि इंसान उनसे जुड़ता है, कनेक्ट करता है ना। और ये देखो एक्सप्रेशन है, कला है ये, है ना। अगर हम देखेंगे एक शैली, जिसे हम कहते हैं कि कहानी सुनाना, स्टोरीज, है ना, उसको दिखाना, तो कला और कौशल है एक इंडिविजुअल का, उनकी बुद्धिमत्ता, उनके लिखने का एक, हम कहेंगे ना कि कितने सक्षम है वो लिखने में, और दर्शकों को वो कैसे जोड़ पाते हैं। तो हाँ, कॉमेडी में ये सब बातें की जा सकती है। फिर विकृति की अगर हम बात करें तो क्या है ना, कि घृणास्पद, क्या कहते हैं, घृणास्पद अगर कोई भाषण दे रहा हो, है ना, किसी के प्रति, है ना, घृणा है, या फिर हम कहेंगे कि अपमानजनक है, कि कोशिश की जा रही है कि दूसरे की बेइज्जती करनी है, एक जैसे शब्द यूज किया था पंचिंग डाउन, जो कमजोर है उस पर प्रहार करना, है ना। ये जनरली हमने देखा है कि वीकर कोई भी सेक्शन है कि उनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तो पंचिंग पंचिंग डाउन शब्द यूज किया जाता है इसके लिए। बाकी अगर हम देखेंगे कि जो हमारे समाज है, समाज में कुछ हमने सीमाएं बनाई है, कुछ बाउंड्रीज बनाई गई है, उन बाउंड्रीज का इसमें उल्लंघन होता है ना, जो मानसिक रूप से कई बार पीड़ादायक रहता है। किसी भी इंसान है, उसके अगेंस्ट अगर कुछ बोलेंगे, है ना, कोई खिलाफ किसी के कुछ बोल रहा है, तो उससे भी, है ना, जो इज्जत इंसान ने कमाई है वो एकदम खत्म हो जाती है। तो ये कंट्रोवर्सीज बढ़ाना वो सब विकृति में जाएगा, ठीक है। तो दो एस्पेक्ट से इसमें बात करनी थी। फिर पर्यटन पर नियंत्रण की जरूरत और चुनौतियां, ठीक है। अगर पर्यटन की हम बात कर रहे हैं, टूरिज्म का तो पूरा यूनिटी है हमारे पास, है ना, मेंस में रहता है, तो यहाँ पर नियंत्रण की जरूरत और चुनौतियां। तो अब पर्यटन अगर हम बात करें कैसा हो रहा है, जैसे हिंदुस्तान में अगर हम देखेंगे ना कि डोमेस्टिक टूरिस्ट आ रहे हैं, ये विदेशी टूरिस्ट बाहर से, फॉरेन टूरिस्ट आ रहे हैं, फिर उससे कैसे टूरिज्म बढ़ रहा है, कैसे पर्यटन को बढ़ाने के लिए क्या क्या हम स्टेप्स ले रहे हैं, टाइप ऑफ टूरिज्म ना किस किस तरीके से हम बढ़ा रहे हैं, है ना। आजकल हम ये मंदिरों को जोड़ रहे हैं, तो वो सब एस्पेक्ट्स इसमें जुड़ सकते हैं। फिर जब पहला बात है कि नियंत्रण की जरूरत, पर्यावरण पर नियंत्रण की जरूरत क्यों है, अगर हम ये बात करें पर्यटन पर, पहला तो कि जैसे हम बात करें इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन की, पर्यावरण का संरक्षण करना है ना, इसके लिए नियंत्रण जरूरी है। नहीं तो क्या हो रहा है, जैसे कोई आएगा, हम कहते हैं कि स्मारकों को क्षतिग्रस्त करना, ग्राफिटिंग, भीड़ भाड़ है, पर्यटन स्थल को खराब कर रहे हैं, टूट फूट कर रहे हैं, है ना। तो इससे क्या हो रहा है, नुकसान होता है उस जगह को। फिर अगर हम बात करेंगे जैसे हमारी कल्चर है, संस्कृति है, या हम कहते हैं ना ये सांस्कृतिक संतुलन, जो हमारा कल्चरल बैलेंस होता है, उसको ये खराब कर सकता है, ठीक है ना। अब लोग हैं, वो कहते हैं कल्चर कैसा होता है, कमोडिफिकेशन हो रही है, बेचा जा रहा है चीजों को, है ना। और संसाधन जो है वहां पर, रिसोर्सेज है, उनका मैनेजमेंट, संसाधनों का प्रबंधन, है ना, वो भी मतलब खराब हो जाता है। अगर हम यहाँ शिमला में ही देखो, पानी का कितना इशू आता है, कूड़े का कितना इशू आता है, ठीक है ना, खाद्य पदार्थ है। अब यहाँ देखो, अब चीजें महंगी मिलती है शिमला में, उसका कारण क्या है कि जो टूरिस्ट प्लेस है, इसलिए चीजें महंगी मिल रही है, ठीक है ना। तो जरूरत है, नियंत्रण की जरूरत है। और फिर इसमें चुनौतियां क्या है, अगर हम देखेंगे कि अगर आप पर्यावरण, पर्यटन, है ना, आप कंट्रोल कर रहे हो टूरिज्म को, तो क्या होगा, फाइनेंस, आर्थिक निर्भरता है इसके ऊपर कम हो जाएगा, है ना। और ऐसी चीजों क्रियान्वयन में कठिनाई है, लोग ही सपोर्ट नहीं करेंगे, है ना। अगर आप विनियमन करने की कोशिश करो, कठिनाई हो जाएगी। और नीति जो है कई बार असंतुलित हो जाती है, फिर अवैध गतिविधियां हो रही है ना, उसको कैसे हम कंट्रोल करेंगे। तो ये सारे डायमेंशन है जो हम चुनौतियों में लिख सकते हैं। और फाइनली कि हमको इस सस्टेनेबल टूरिज्म की तरफ जाना है। फिर वैश्विक स्तर पर बढ़ती आर्थिक संघर्ष, है ना, जब हम इसकी बात करते हैं, आजकल क्या हो रहा है, ट्रम्प यूएस से, है ना, आज टैक्स टैरिफ्स लग रहे हैं। तो बस उस कॉन्टेक्स्ट, देखो जो यहाँ पर बातें हैं ना सारी जो आए हैं इस बार, ऐसे जो यहाँ पर निबंध आए हैं, ये सब रीसेंट है, रीसेंट बात हो रही है। इवन मेरी एक स्टूडेंट से बात हो रही है, उसने क्या कहा
नॉर्मली होते हैं, हिंदी वाले रिपीट होते हैं, इंग्लिश में भी हो जाते हैं। तो कि मैंने बोले सर यही लिखा है यहाँ पर, वैश्विक स्तर पर बढ़ता आर्थिक संकट। फिर घर आया, है ना, तो थोड़े और फैक्ट्स भी इकट्ठे कर लिए और अगले दिन भी ये रिपीट हो गया, है ना, ऐसे वाले पेपर में भी आया है। तो अगर हम इसमें देखेंगे वैश्विक स्तर पर बढ़ता आर्थिक संघर्ष, इसमें क्या बात हो रही है, जैसे हम संरक्षणवाद, जो व्यापारिक संघर्ष, संरक्षणवाद की जब बात कर रहे होते हैं, टैरिफ्स लग रहे हैं, लोग संसाधनों पर नियंत्रण करने की कोशिश कर रहे हैं, कंट्रोल ऑन द रिसोर्सेज, है ना। फिर अगर हम देखेंगे जैसे अभी ये तकनीकी वर्चस्व हम कहते हैं, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इसको कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। फिर एक देश दूसरे पे आर्थिक दबाव बढ़ा रहा है ना, तो ये आर्थिक संघर्ष बढ़ रहे हैं। पर अब इसमें हम कहेंगे बढ़ते आर्थिक संघर्ष में फिर हम कैसे रिस्पॉन्ड करें, है ना, या इससे क्या हो सकता है। जैसे हम कहते हैं स्लो डाउन, वैश्विक मंदी का खतरा हो सकता है ना। या फिर हम कहेंगे जो उत्पादन है, स्टैगफ्लेशन, उत्पादन श्रृंखला का विघटन हो सकता है। फिर हम बात करेंगे कि वैश्वीकरण है, जैसे हम कह रहे हैं कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन जो है वैश्वीकरण है ना, उसका अंत हो सकता है ना। डी ग्लोबलाइजेशन के आइडियाज आजकल आ रहे हैं। और फिर जैसे हम बात करते हैं कि स्ट्रैटेजिक चैलेंजेस या टेंशन होती है ना, जैसे हम कहते हैं भू राजनीतिक तनाव, तो आपस में भू राजनीतिक तनाव में वृद्धि हो सकती है। तो फिर क्या क्या करें, क्या स्टेप्स लें कि ऐसा ना हो, क्या डिसीजंस लिए जा सकते हैं, इस तरीके से हम इन ऐसेस को लिख सकते हैं। ठीक है, बाकी हाँ ऐसे हम प्रॉपरली हर एक ऐसे को लिखेंगे और फिर डिस्कस करेंगे। ठीक है, बाकी ये रिसेंट थे, और ठीक है स्टैंड अप कॉमेडी वाला है, ये हमने इस तरह से डिस्कस नहीं किया होगा, बाकी थीम्स तो कवर्ड ही थे सिलेबस में, कवर। और ये डायरेक्ट हम कह सकते हैं कि जैसे पर्यटन है या ये आर्थिक संघर्ष है, ये तो रिसेंट थीम चल ही रहा है इंटरनेशनल रिलेशनशिप का। ठीक है ना, तो ये हिंदी के डायमेंशंस है। तो वही पेपर से हम क्या एक्सपेक्ट, जब भी हम देख रहे हैं सोल्यूशन को पढ़ रहे हैं, तो हम क्या कि क्या क्या डायमेंशंस पूछी जाती है, प्रीवियस पेपर से हमको ये इजी हो जाता है। और मैं ये बात कह रहा हूँ कि बैठ के करो तब समझ आता है। ऐसे देखने में बहुत आसान लगता है कि यार ये मतलब मुहावरा है, इसका मतलब तो ये है, बट जब आप उसको अपने शब्दों में लिखोगे और उसका जब एक सेंटेंस बनाओगे ना, जब आप वाक्य बनाते हो जिसमें मतलब समझ आए, असली बात है कि उस वाक्य से वो मतलब भी समझ आना चाहिए, जो आशय क्या है वो समझ आना चाहिए, है ना। जब हम पोइट्री पढ़ते हैं हमको लगता है लिख लेंगे, बट सच में जब लिखना पड़ता है, और ये चीजें प्रैक्टिस से आएंगी, तो साथ साथ में करते रहना, है ना। बाकी हाँ ये भी रहता है कि हिंदी में अगर कोई इशू हो, कुछ ऐसा लग रहा हो भाई सर ने गलत बता दिया, बताना, है ना। और क्या, अब तो तुम लोग भी इंटेलिजेंट इंटेलिजेंट हो, है ना, इतना पढ़ लिया है, मेहनत करी है, तो वही हमेशा रहेगा कि पेपर है ना, करने से बेनिफिट रहता है। तो मतलब ऐसा नहीं कि बस सुना और हो गया, सबसे ये कह रहा हूँ कि इसको लिखो और फिर सबमिट करना।